बस सिर्फ इंग्लिश फिल्म मूवीज देखा करता था। अच्छा। और इंग्लिश मूवीज भी वो जो काउबॉय होती थी, उनकी जो मैक्सिकन राइट मूवीज है, क्लिंट ईस्टवुड टाइप की मूवी। क्लिंट ईस्टवुड जी, वो मेरा फेवरेट एक्टर था। क्या बात। बिकॉज के उन लोगों का उठना बैठना रहना सहना, वो असला वो सारा कुछ करना, वो सब पठानों से बहुत ज्यादा ये अच्छा यस मैच करता था। तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते थे, घोड़ों पे दौड़ना और गन्स वगैरह लेके। और उनकी थोड़ी तबीयत भी पठानों जैसी होती है, सीरियस रहना। हाँ। बस उसमें ये होता था कोई हीरोइन डांस नहीं करती थी खेत। ये अच्छा होता था कि नहीं करती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साहब? बिल्कुल ठीक ठाक सर। मैं आपको कहूँगा बखैर रागले। खैर उसे सर वेलकम टू आवर शो। आपको पता है आप हमारी मोस्ट डिमांडेड पर्सनैलिटी एंड सेलिब्रिटी हैं इस शो की। मतलब इतनी डिमांड आपकी आई है, मेरी ऑडियंस ने कहा कि जहांगीर साहब कब आ रहे हैं, जहांगीर जानी कब आ रहे हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, प्यार है सर, बहुत प्यार है आपको लोगों। ये अल्लाह का करम है। और क्या ब्लेसिंग है ना आपका करियर। देखें मतलब आपने बड़ा सिलेक्टिव काम किया है ज़िंदगी में, लेकिन आपने जो भी किया है वो एक मतलब लोगों के दिल में ना जैसे छप नहीं जाती चीज़, उस तरह की मतलब वो है। और आपने कभी भी कोई मायूब काम नहीं किया, कोई ऐसे मतलब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं हमें दिखाई दिया जिसके अंदर मतलब कोई। और लोगों को मुझे लगता है कि ये मोहब्बत एक आसिफ खान साहब के हिस्से में आई है वहाँ, और मेरा ख्याल है आपके अलावा किसी के हिस्से में ये वाली मोहब्बत नहीं। असल में इसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग, स्पेशली मैं अपनी बात करूंगा कि मैं आम पब्लिक में बहुत ज्यादा रहा हूँ। आम पब्लिक से मुराद वो जो गरीब तबका है, या जो कह ले अनपढ़ तबका है, या जो कह ले मजदूर तबका है। मतलब मैं अमीरों से ज्यादा उनके बीच रहा हूँ। तो मुझे उनकी फीलिंग का, उनके एक्सप्रेशन का, उनकी हर मूड का पता है कि वो किस वक्त क्या बात कर रहे हैं, किस मूड से कर रहे हैं, किस दिल से कर रहे हैं। सो ये एक वजह है कि और ये एक एक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो मुशाहिदे के लिए जितना अपने रूट्स में रहेगा, जितना अपने रोज़मर्रा के लोगों में रहेगा। ये आप दुनिया में देखें तो जितने भी स्ट्रगलर एक्टर हैं, जो स्ट्रगल करके आए, वो फिर रहे, वो फिर एक सदी तक रहे। बिल्कुल सही। मतलब उनका वजूद रहा ना रहा, लेकिन उनका जिक्र एक सदी तक रहा। बिल्कुल जी। और जितने भी लोग आए, वो जो कहते हैं ना कि जैसे कि मेरा बेटा आ गया, उसको हर चीज मिल गई, तो वो उस पाए तक या उस पायदान तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक मैं पहुंचा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरा स्ट्रगल है और उनकी शायद नहीं है। और आप सेल्फ मेड है ना बेसिकली। अल्लाह का करम। और फिर दूसरा ये होता है कि हमारे मुल्क में चैलेंजेस हैं भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। फिर मुझ जैसे शख्स के लिए मतलब कि मैं अपनी बात करूंगा कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं स्कूल नहीं गया। एक दूसरा, मैं देहात का, पहाड़ों का रहने वाला हूँ। उर्दू मेरी जुबान ही नहीं थी। अच्छा। ना मैंने कभी सुनी थी, ना मैंने कभी पढ़ी थी। अच्छा। ना मेरे बड़ों में किसी ने बोली थी। हम टिपिकल पठान लोग हैं, कबाइल लोग हैं जी। तो जो मुझे ये शौक पड़ा कि मैं एक्टर बनूं, तो उसके बाद सबसे पहली बात जो थी वो लैंग्वेज की थी कि जी आप जिस जुबान में काम करना चाहें, स्पेशली आप अगर उर्दू में एक्ट करना चाहते हैं तो आपको उर्दू जुबान आनी चाहिए। अब उसका तलफ़ुज़, उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसका वो सारा कुछ डेवलप करना, उसको सीखना, वो एक अलग स्ट्रगल थी मेरे लिए। फिर उसके बाद जब मैं टेलीविज़न गया या थिएटर आया तो अनपढ़ था, वो एक अलग स्ट्रगल थी मेरे लिए बताना। सर आपने तो पढ़े लिखे लोगों को शर्मिंदा कर दिया। सीरियसली मैं लिटरली आपको बताऊं कि आप, मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं इस इंडस्ट्री के। क्योंकि और एक और बात अभी मुझे पता चली है कि आपको जो है उर्दू एक्सेंट का मसला था। मैं तो समझता हूँ कि आपसे उर्दू का एक्सेंट सीखना चाहिए लोगों को। क्योंकि आपकी ज़बान में कभी भी पश्तो का एलिमेंट नहीं हमें, मतलब आप जब पश्तो बोलते हैं तो डेफिनेटली वो आपका एक टच आता है पश्तो का, लेकिन आपकी उर्दू बहुत साफ है, उसमें कोई रीजन नहीं है, रीजनल मतलब चीज़ें। और ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आपने क्या टेक्निक यूज़ की इसके लिए। एक्चुअली सर मैं जब 13 ईयर ओल्ड था, 13 साल का था जब मैं इस्लामाबाद आ गया था। अच्छा जी। अब उसमें से जब मैंने काम शुरू किया, और उस जमाने में जिसे हम कहते हैं कि जी बिहाइंड द कैमरा, जो पीछे कैमरे के लोग होते हैं या थिएटर के जो पीछे होते हैं, ठीक है जी, ऑन थिएटर नहीं होते, वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो एजुकेटेड थे। सही 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 सही। वो पढ़े लिखे थे, वो आलिम थे, वो उनके पास इल्म था, उनके पास तालीम थी। मैं उनसे तालीम तो नहीं ले सका, लेकिन उनका इल्म ले लिया।
तो आपके असातिज़ा जो थे वो स्ट्रांग लोग आपको मिले, एक पढ़े लिखे लोग मिले। ये तो शुक्र अल्लाह का। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर आपकी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ कोई पता है आपको? पठानों में तो थोड़ा सा मुझे पता है। मेरी है 1965। 1965। और डेट कोई पता है आपको? महीना? फर्स्ट ऑफ जनवरी? जी, पहला महीना। अच्छा। तो फिर आप हुए कैप्रिकॉन जो होते हैं बड़े लीडरशिप और उनमें क्वालिटीज यही होती हैं कि वो जो है ना चीज़ों को अपने साथ साथ लेके चलते हैं और एक दुनिया जो है ना वो उनके पीछे फिर चलती है। आप ट्रेंड सेटर हैं सर, ये तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, आप सामने बैठे हुए। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए कि आपने कबाइल का जिक्र किया, एग्जैक्ट जगह कौन सी है जहाँ पर आप पैदा हुए? ये है मेचनई, मोहम्मद एजेंसी में एक जगह है मेचनई। अच्छा जी, यस, ठीक है। तो अब तो खैर अब वो ट्राइब नहीं रहा, अब तो जम हो गया पाकिस्तान में जी। तब वो ट्राइबल एरिया था। और ये 1965 में 65। और आपकी मतलब पूरा बचपन वहीं गुजरा? मेरा 13 साल की उम्र तक मेरा बचपन वही। अब शहर आ गए थे, जी। मतलब 4-5 साल का था कि जब हम शहर आ गए, पेशावर शहर आ गए थे। वो भी इस पर्पज से कि मुझे स्कूल में दाखिल करेंगे और मैं पढ़ूंगा। सो उस वक्त शायद हम कबाइल में पढ़ाई लिखाई का इतना तस्वुर नहीं था। ठीक है जी। वो शायद यही समझते थे कि जी ये लोग अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमने फिर सरकारी नौकरियां करनी है या किसी की मुलाजमत करनी है, नौकरी करनी है। मेरे बच्चों ने नौकरी नहीं करनी। अच्छा। ओके, तो बस वो स्कूल ऐसे उसमें मिस हो गया। ठीक है। एंड फिर मैं 13 साल का था जब मैं अपने मामूओं के पास रावलपिंडी आया। अच्छा, मुझे बताएं बहन भाई कितने थे आप लोग? हम लोगों को 2 बहनें और 3 भाई। 3 भाई। और आपका नंबर क्या है? मैं फर्स्ट हूँ। आप सबसे बड़े? मैं सबसे बड़े। मुझसे बड़ी एक सिस्टर थी। अच्छा जी। वो इंतकाल कर गई थी। अच्छा। एंड और आप सेकंड नंबर पे? मतलब बहन भाई में सेकंड नंबर पे और भाइयों में फर्स्ट नंबर पे? फर्स्ट पे। ठीक है जी। अच्छा सर, घर का माहौल बताइए कैसा, मतलब सख्ती थी थोड़ी, कैसे थे वालिद वालदा कैसे थे? और का तो खैर इस तरह तस्वुर ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और बचपन की बात बताइए कि मतलब जब आप छोटे थे तो आपके कंट्रोल क्या था घर में? मेरे कंट्रोल ये था कि मुझे कंट्रोल था अपने घर पे। अच्छा। तो अपने पेरेंट्स पे मुझे कंट्रोल था, क्योंकि मैं लाडला था, बड़ा था और पहले बेटे थे आप, और पहला बेटा था, तो हर चीज मेरी मानी जाती थी, हर बात। वो जायज नाजायज जो भी बचपन में बच्चा जिद करता है जी, वो जिद मेरी मानी जाती थी। अच्छा। तो फिर टेलीविजन भी जो आया था वो मेरी जिद की वजह से आया था घर में। और सबसे ज्यादा शौक मुझे ही होता था टेलीविजन देखने का, स्टार्ट से लेके वाइंड अप तक। ठीक है जी। और आप क्या देखते थे? आपको क्या इंस्पायर किया? कौन से एक्टर या कौन से प्रोजेक्ट से जो आपने? मतलब उस वक्त जो मेरा बचपन था, मुझे सिर्फ टेलीविजन वो करता था, अट्रैक्ट करता था। फिल्म नहीं करती थी? कोई चीज, कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई न्यूज, कुछ भी नहीं, नथिंग। बस मुझे टीवी देखना था। अच्छा, एज अ व्यूअर मुझे टीवी देखना था। मैं टेलीविजन देखता मुझे एक्ट का शौक कब पड़ा कि मैं एक्टर बनूं, वो मुझे आइडिया नहीं कि ये मुझे कब पड़ा और क्यों पड़ा। अच्छा, ये नेचुरल प्रोसेस होता गया। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद मूवीज देखना शुरू कर दी, बड़ी मूवीज जो थी, मामों के साथ आए गए, कभी ले गए बड़ी मूवी दिखाने के लिए। तो उस जमाने में मूवीज बहुत क्लासिक हुआ करते थे। तो और आप सिर्फ पश्तो मूवीज की बात नहीं कर रहे, उर्दू सिनेमा की? मैं उर्दू इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब मैं अपने बचपन में मैंने उर्दू या पश्तो फिल्म कभी नहीं देखी थी, बस सिर्फ इंग्लिश फिल्म मूवीज देखा करता था। अच्छा। और इंग्लिश मूवीज भी वो जो काउबॉय होती थी, उनकी जो मैक्सिकन राइट मूवीज है, क्लिंट ईस्टवुड टाइप की मूवी। क्लिंट ईस्टवुड जी, वो मेरा फेवरेट एक्टर था। क्या बात। बिकॉज के उन लोगों का उठना बैठना रहना सहना, वो असला, वो सारा कुछ करना, वो सब पठानों से बहुत ज्यादा ये अच्छा यस मैच करता था। तो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते थे, घोड़ों पे दौड़ना और गन्स वगैरह लेके। उनकी थोड़ी तबियत भी पठानों जैसी होती है, सीरियस रहना। हाँ। बस उसमें ये होता था कोई हीरोइन डांस नहीं करती थी खेत। ये अच्छा होता था कि नहीं करती थी। अच्छा सर, किस तरह के बच्चे थे आप बचपन में? शरारती थे, थोड़ा मतलब सीरियस थे, शाय टाइप थे, किस तरह के बच्चे थे? मैं शाय था। मैं शरारती इतना नहीं था, एंड ज्यादा लवली भी नहीं था। बस मैं शाय था, मैं शर्माता था। अच्छा। हाँ। तो अच्छा। लेकिन तो शर्माहट ने ये किया कि मुझे एक दायरे में रखा। सही। सर, क्या दौर जो आपका है 1965 से ऑनवर्ड, जब आप छोटे थे, सबसे पहली चीज क्या ज़हन में आती है उस दौर की आज जब सोचते हैं? उनकी सादगी। जैसे वो ब्लैक एंड व्हाइट दौर था ना, उसका वो जो कलरलेस जो लाइव है, वो कमाल है। रंगीन करके रिश्ते कितने क्लोज थे? बहुत ज्यादा। हर चीज A to Z सबके मायने थे। सब में एक मिठास थी, एक अपनायत थी, एक मोहब्बत थी। वो जो मंजर रंगीन होता गया,
वो चीजें उड़ती गई, खत्म वो मंजर सिर्फ रंगीन ही रह गया, वो रंग रह गए बस। रंग रह गए बस। क्या बात है, क्या बात। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि आप कभी स्कूल नहीं गए। जी जी। अच्छा, स्कूल नहीं गए का मतलब है कि गए ही नहीं, या थोड़ा सा गए और फिर नहीं गए? मैं स्कूल गया था। उस जमाने में ये नर्सरी प्रेप और ये नहीं होता था ना, 1 KG 1 KG 2, डायरेक्ट 1 क्लास होती थी। ठीक है जी। तो 5 साल की उम्र में बच्चे को दाखिल कर दिया जाता था, तो मुझे भी दाखिल किया। और ये आप पेशावर की बात कर? मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ। ओके। तो उस जमाने में मैं आए थे कि 1.5 महीना हुआ था मुझे स्कूल जाते हुए, तो मुझे टीचर ने मारा था। अच्छा। पेंसिल्स रख दी थी यहाँ। ओके। प्रेस किया था। समझ गया। मैं खाना नहीं खा सकता था अपने हाथ से। अच्छा। मेरे बाबा थे, उनको बताया, तो फिर सीधे गए स्कूल। ओहो। और फिर जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि मेरे बच्चे ने किसी की नौकरी नहीं करनी। अच्छा अच्छा। तो तालीम इस तरह छूट गई। ठीक है, ठीक। और जितना अरसा आपने पढ़ा या जितना अरसा आप गए, आपको क्या लगा कि आप मतलब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड थे? नहीं थे कभी भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी एक रीजन होता है ना। अच्छा, लैंग्वेजेस सर आप कितनी बोल लेते हैं? मैं पश्तो, उर्दू, पंजाबी। पटवारी भी तो बोलते हैं आप? पटवारी कभी कभी है ना। नहीं, मैंने आपके देखे हैं ना ड्रामे, और क्योंकि मैं पटवार से हूँ, बड़ी अच्छी पटवारी बोलते हैं। हाँ, बस ये है कि मुझे उस तरह कमांड नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। लेकिन आप डायलॉग्स याद कर लेते हैं, मतलब इस तरह? हाँ, रेसल करके तो मैं ड्रामा कर लेता हूँ। मैं थिएटर किया है पटवारी के काफी। जी। तो ये मुझे मतलब इसलिए क्योंकि पश्तो और पटवारी का कोई लेन देन नहीं है आपस में, बिल्कुल एक अलग वो दोनों है अलग लैंग्वेज। हाँ, लेकिन पंजाबी भी आपकी बहुत एक्सीलेंट है। और उर्दू भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और अंग्रेजी के भी जो आप लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ में जब आप बात करते हैं, तो मतलब हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ सर। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि ये तो बड़े लोगों के लिए शायद सरप्राइज एलिमेंट होगा कि अगर आप स्कूल नहीं गए, आपने बेसिक पढ़ाई नहीं ली और उसके बावजूद इतनी कमांड है आपको हर चीज़ पे, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई लिखाई का ही सिर्फ ताल्लुक नहीं होता। अच्छा सर, कोई शोबिज़ ज्वाइन करने से पहले आपने काम किए, कोई और जॉब्स की हैं आप? मैंने आज तक नहीं, अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं? नो। सो दिस वाज लाइक ये पहली चीज थी आपकी, पहली जरिया माश अभी तक। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन वैसे आपने सख्त हालात तो देखे होंगे, बहुत ज्यादा गुर्बत भी देखी होगी इसी फील्ड में। इसी फील्ड की वजह से, इसी फील्ड में कह ले, बहुत ज्यादा तकलीफें देखी, बहुत ज्यादा। इतनी कि मैं आज भी बयान करूंगा तो शायद मुझे पेन शुरू हो जाता, इतनी ज्यादा। क्या फैक्टर है आपको, क्या लगता है, क्या वजह है हम लोग के अदाकार इस तरह के हालात से क्यों दो चार होते हैं? असल में सबसे पहली जो बात है और सबसे आखिरी बात वो ये है कि आज तक, डे 1 से लेके आज तक ये तय नहीं हो पाया कि हमारे यहाँ ये काम हलाल है या हराम है। सही है। जिसकी वजह से ये इन बिटवीन में फंसे हुए सब। मैं समझ गया, है ना। कोई इजाजत दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कोई राजी है, कोई राजी नहीं है, कोई मना कर रहा है, कोई कह रहा है, पुश कर रहा है कि आप करो। ओके। और आपके हासिदीन जो है ना, वो सबसे पहले मजहब का कार्ड यूज करते हैं। मजहब का कार्ड यूज करते हैं। अच्छा, मजहब का कार्ड अगर आपने यूज ही करना है तो फिर तो आपके मुल्क में टेलीविजन तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर तो बहुत सी चीजें वो है। लेकिन जब आपने दुनिया के साथ शाना बशाना चलना है तो आपको हाँ, ये जरूर है कि उस काम की नौयत ऐसी मायूब ना हो, आपको ऐसा गलत मैसेज ना दे रहे हो, ये वो तो चलो समझ में आती है। लेकिन अभी तक हमारे लोग वहीं फंसे हुए हैं कि भाई ये काम हराम है या हलाल, जो आपने बात की। देखिए, असल में गुड और बैड वो आपके इधर होता है। ओके। आप किस चीज को बेहतर बनाते हैं, किस चीज को बुरा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो टेलीविजन या सिनेमा स्क्रीन या थिएटर ये बुरी चीज नहीं है। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बुराई वो है मेंटालिटी की बात है, मेंटालिटी की बात है। वरना पिक्चर्स जो है वो मजहबी भी बनती है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि गुर्बत ने या सख्त हालात ने आपको बुनियादी तौर पे लेसन क्या दिया, आपसे सीखे क्या इस चीज से? मतलब सब्र बहुत सिखाया। गुर्बत ने सब्र बहुत सिखाया कि सब्र करना। और आपके ख्याल से सब्र जो है आ जाए अगर ये आप कर लें तो ये बेहतरीन चीज, वो हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए इससे बड़ी लगाम कोई नहीं है। कोई भी। क्या बात है, क्या लफ्ज़ है लगाम। और सर एक और बात मुझे बताइए, आजकल का जो मटेरियलिस्टिक दौर आ गया है उसमें बहुत ज़्यादा, मैं ख़ासतौर पे नई नस्ल को ये कहते हुए सुना है कि भाई पैसा जो है ना वो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इस बात को मानते हैं? नहीं, मतलब पैसा नहीं इम्पोर्टेंट। एक तो चीज होती ना कि आप मतलब एक बैलेंस में तो चले, पैसा एक टूल है बेसिकली, हमें चाहिए तो है रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन पैसे को ही बेस बना के हर चीज करना आजकल की, आपको लग रहा है दुनिया थोड़ी ऐसी हो गई है? टोटल हो गई, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं।
मतलब हम नहीं कहते कि हम नहीं भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, लेकिन जब बेसिकली बात आएगी ना कि जी पैसा बेहतर या आपकी इंसानियत बेहतर, जी जी जी, तो इंसानियत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत पैसे के। क्योंकि अब आजकल हमारे खासतौर पे मुल्क में ना शोबाजी का वो आ गया है। मतलब एक इंसान ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैटर नहीं अब करता, लेकिन उसके पास आईफोन है या नहीं है, ये चीज़ वो हो रही है। आप अपने बच्चों को इस लानत से किस तरह दूर रखे हुए हैं? असल में मैं जब भी मेरे 7 बच्चे हैं जिनमें से 4 बेटे हैं और मेरा बड़ा बेटा जो है वो मैरिड है, शादीशुदा है। अच्छा जी। उसको जो चाहिए था वो रब ने अता किया। अच्छा जी। वसीला हम माने, ठीक है। रब ने अता किया। बचपन में जो भी सख्ती हो सकती थी या जो भी प्यार हो सकता था मजहब के हवाले से या दुनिया के हवाले से, तो वो हम समझाते थे। जब बड़े हो गए वो तो फिर हमने रब के बाद उन पे छोड़ दिया, मतलब मैंने तो उन पे छोड़ दिया। ठीक है। कि मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमने ये बनना है, ये बनना है, ये करना है, वो करना है। नो नो नो, जवाब दे तुम हो, जवाब तुमने देना है बेटा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव ये है। मतलब आपने उनको ट्रेन कर दिया, सिखा दिया और फिर आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि भाई अब आप अपने मर्जी से। और ये तजर्बा आपका कैसा रहा? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह की लाख लाख अल्लाह की जात का कि परवरदिगार ने ऐसे बच्चे अता किए कि उनमें नशा वगैरह कुछ नहीं है, एंड ऐसा बुरा कोई शौक नहीं है। जैसे मेरा बड़ा बेटा है सजावत जी, उसके बचपन से मैंने 5 दोस्त देखे। अच्छा। 5वां ये था, 4 और दोस्त। ठीक है। स्टिल आज तक मैंने वही देखे, वही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, सही है सही है। तो वो बच्चे फिर सीख जाते हैं ना जब आपके वो क्या बात है सर। अच्छा सर बताइए, शोबिज़ में एंट्री कैसे हुई आपकी? आपके मेंटोर या गुरु कोई हैं? मेरे गुरु तो नहीं है, और लेकिन जिन्हें देख के शौक पड़ा, जैसे आपने वो एक नाम लिया अंग्रेज का, क्लाइंट ईस्टवुड का। जी जी जी, क्लिंट ईस्टवुड। जी जी। एक तो उससे शौक पड़ा था, दूसरा उसका स्टाइल और आसिफ खान साहब का स्टाइल, हमारे पश्तो के आर्टिस्ट है, ये सेम था। हाँ ठीक है। तो मुझे आसिफ खान अच्छे लगे। अच्छा। मैं उनकी मूवीज फिर पश्तो हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, मैं वो देखा करता था। ठीक है। तो इंस्पिरेशन आपकी बन गए वो बन गए से। ठीक है। फिर एक जो लास्ट जो पंच लाइन हुई कि अब मुझे एक्टर बनना है, हाँ। वो मैंने एक फिल्म देखी थी 1981 में। फिल्म का नाम था देखा जाएगा। देखा जाएगा। अच्छा जी। शाहिद साहब, ठीक है, और बाबर शरीफ मैडम। हाँ, ये उसके साथ। ठीक है जी। एंड उस फिल्म में मैंने तय कर लिया था कि मैंने भी मुझे एक्टर बनना। अच्छा अच्छा, तो मतलब शाहिद साहब से आपकी एक तरह से वो है, मतलब बिल्कुल। वाह वाह, सही। अच्छा सर मुझे बताइए कि आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था, जो भी आपको फर्स्ट परफॉर्मेंस का मौका जिसमें मिला, वो कौन सा प्रोजेक्ट? वो हमने पिंडी में एक शो किया था जब मैं आया था एज प्रोड्यूसर उस जमाने में। अच्छा जी। जब मेरी उम्र अपनी 15-16 साल थी। और आप प्रोड्यूसर बने? मैं एज प्रोड्यूसर आया था। अच्छा। हाँ, मैंने पश्तो फिल्म शुरू की थी। अच्छा अच्छा। जो बात में नहीं बन सकी। ठीक है ठीक है ठीक है। वो जब मैं रिटर्न हुआ, लाहौर से वापस गया रावलपिंडी, तो वहाँ मेरे एक मामू थे, उनका उठना बैठना था थिएटर वालों के साथ। मेरा भी आना जाना शुरू हो गया। ठीक है। वहां से मैंने पहला थिएटर किया था। तो आपका स्टार्ट थिएटर से हुआ है? थिएटर से। अच्छा जी, ठीक है। थिएटर से हुआ। और ये मतलब थिएटर क्या कॉमेडी वाला था या नॉर्मल जैसे? नहीं, कॉमेडी थिएटर था। कोई आपके साथ साथी थे? ड्रामा था, ड्रामा। हाँ, उसमें साथी कोई थे इस तरह के? हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। अच्छा। एंड उस ड्रामे के साथ एक ये मेरी बड़ी वाबस्तगी है कि जब मैंने वो थिएटर खत्म किया तो उस जमाने में कर्टन कॉल पे आर्टिस्ट लोग बुलाया करते थे। सब गए, मैं भी गया। उसके बाद फिर हम पीछे बैठ गए विंग में। ठीक है। तो हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो थे शुजात हाशमी साहब। अरे वाह। और ये लाहौर में हो रहा था? अल्लाह जन्नत नसीब करे। नहीं, रावलपिंडी में। रावलपिंडी सदर रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। क्योंकि शुजात साहब भी हमारे पिंडी के हैं ना? पिंडी के। जी जी जी। अच्छा, वो मेहमान खसूसी थे? वो चीफ गेस्ट थे, हमारे मेहमान खसूसी थे। ठीक है जी। तो उनकी क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा थी माशाल्लाह, जी जी, मेरी हाइट कम थी। तो मैं ये जो होते हैं ना, ये अब तो प्लास्टिक के क्रेट हैं, पेप्सी वगैरह के, पहले ये लकड़ के होते थे। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। वो 3-4 रखे ना, तो मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा। और शर्माया वो एक कोने में बैठा हुआ था। तो उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं पास गया, कहते तुम्हारा नाम जहांगीर जानी है ना? मैंने कहा जी सर जी। तो उन्होंने गले से लगाया और उन्होंने कहा कि आप बेटा ये फील्ड कभी मत छोड़ना,
आप एक दिन बहुत अच्छे एक्टर बनोगे। क्या बात है। बस तब वो बात थी। और आपकी उम्र क्या थी? 15-16 साल। 15-16 तो इसमें इतने बड़े लेजेंड ने आपको ये ट्रिब्यूट कहा। एक तरह से दे दिया। क्या कितने, देखें अल्फाज कितने मायने रखते हैं, कितनी तारीफ कितनी मायने रखती है कि 15-16 साल का बच्चा अगर वो सुनता है तो कैसे वो फिर ग्रो करता है ऐसे शख्सियत के। और वो है भी मशहूर भी इस काम के लिए थे, वो बहुत हौसला अफजाई करते थे, क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने काम किया और मैं तो बरखुरदार, मुझे वो बोलते थे। लेकिन ये बात है कि उन्होंने भी, अगर आप देखें ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सिलेक्टेड काम किया। वो ज्यादा मतलब ये नहीं, ना वो पैसे के पीछे भागते थे, ना वो इस तरह करके, उनके अपने वो थे। सही है सर। अच्छा, मुझे आपको देख के जो सबसे पहला ड्रामा याद आता है ना, जो मुझे याद आता है, वो है करोबी। पिशावर से। यस जी जी बिल्कुल। अजीम सजाद के आप बेस्ट फ्रेंड बने थे। और आपको देख के हम कहते थे यार हमें ऐसा बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं मिला जो उसको घर भी ले जाता है, अपने बाप से बेइज्जती भी बेशक करवाता है और हर जगह वो उसके साथ। हालांकि आप उनके दोस्त का कैरेक्टर कर रहे थे और वो ज़ाहिर समीना जी के मतलब बेटे का रोल था उनका, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो उनके लेवल की थी। वो इस तरह लगता था आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं बाकी। मुझे थोड़ा सा उस ड्रामे का बताइए एक्सपीरियंस, कि वो क्या आपका तजर्बा था। और डॉक्टर डेनिस आइजक साहब का ज़ाहिर स्क्रिप्ट था वो, और इस तरह आपको मतलब उन्होंने वो अपने मतलब रंगा उसमें अपने आप को उस किरदार में। तो मुझे थोड़ी सी यादें बताएं कि करोबी का क्या आपके साथ लिंक। करोबी असल में वो जब ड्रामा सीरियल जब अनाउंस हुआ तो उसकी कास्ट माशाल्लाह अच्छी खासी बड़ी कास्ट, बहुत बड़ी कास्ट जी। तो अजीम सजाद जो थे जो उसके लीड कर रहे थे जोबी जी, वो तो हो चुके थे। अब उनका एक दोस्त चाहिए था। तो क्योंकि मैं उस दौरान पश्तो ज्यादा कर चुका था। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा कि यार वो पश्तो का एक वो बन चुका है उसका, तो किस तरह वो करेंगे। खैर वो इस मुश्किलात से उन्होंने फिर मुझे ले लिया। लेने के बाद फिर मेरे ज़हन में यही होता था कि लीड वो नहीं, लीड मैं हूँ। सही सही सही। तो वो कई परफॉर्मेंस में ना कई जगहों पे आप उन्हें ओवर शेडो कर देते थे, आप ऊपर आ जाते थे और हम कहते थे यार ये तो बहुत ही मतलब ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। अजीम भाई भी बहुत अच्छे एक्टर, लेकिन उनके पास तो एडवांटेज ये था ना कि वो आपने कहा कि लीड तो कहानी तो उनके गिर्द घूम रही थी सारी। लेकिन आपने उनके साथ जो कोलैबोरेशन बनाया दोस्ती का, और जो मतलब कंधे पे हाथ रखना और जाना, और मुझे जो कहानी के अंदर रेस लगानी पड़ी वो ज्यादा ताकत आप देखिए, मुझे याद है आप मतलब इतना आपने रजिस्टर करवा दिया था अपने आप को। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए कि मतलब एक गैप आता है आपकी परफॉर्मेंस के बीच में, मतलब आपको एक चीज मिली, वो हिट हुई, दूसरी हिट चीज के बीच में काफी गैप्स आते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोजेक्ट कम बनते थे पेशावर में, तो वैसे भी कम बनते थे। फिर आपने एक ड्रामा किया हकीकत। जी बिल्कुल। और वो इसलिए हमें तो बहुत हमारे दिल के क्लोज है कि वो एक हॉरर प्ले था और जुर्कनैन हैदर साहब ने तहरीर भी किया, डायरेक्ट भी किया। अच्छा, उसमें भी आपके साथ बातें फारूकी, मतलब वो भी एक बहुत बड़ी कास्ट का ड्रामा था बेसिकली, और काफी लंबा चला। उसमें आप यंग टू ओल्ड भी आए, उसका थोड़ा मुझे बताइए। एक्चुअली वो ड्रामा था बच्चों के लिए और वो था 7th एपिसोड का। ओके। तो जब जुल्करनैन साहब ने मुझे साइन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जहांगीर ये सिर्फ एक एपिसोड में हो आप, और वो भी जो लीड हमारी एक्टर है चांदनी, उसके फ्लैशबैक में आते हो। अच्छा, चंद मोहताजिज है आपके, ठीक है। एंड ये एक हो सकता है कि अगर ये सीरियल इम्प्रूव हो गया 13 एपिसोड, ठीक, तो फिर एक तरह से तुम मेल होना शुरू हो जाओगे। हाँ सही, क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल था ना। बिल्कुल। तो वो लकीली इम्प्रूव हो गया 13 एपिसोड, 7 से 13 हो गया, 13 से फिर 30 हो गया। 30 आई थिंक 2 एपिसोड्स थे उसके टोटल ना, है ना। और आपका उसमें फिर एक बहुत बड़ा चेंज आता है पर्सनैलिटी में, आपको वो जो लकवा या फॉलेज हो जाता है, वो परफॉर्मेंस सर आपने क्या उस एज में दी? वो इतना सख्त था मेरे लिए, सख्त इन दिस सेंस के जुल्करनैन साहब ने कहा कि मैं पूरी रात मामा से जंगल में भागता रहा हूँ। अब भागते भागते मैं एक जगह थक गया और मैं पानी पी रहा हूँ उस दरिया से। जी जी। पानी पी रहा हूँ और पानी के दौरान ही आपको लकवा होना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और आपने इस पानी में गिरना है। ठीक है। माय गॉड, बड़ी बूरबंद, सख्त सर्दी की रात, सख्त पानी। मैंने कहा कसर करते किया, फिर वो जनून तो था ना। तो बस ये था कि अल्लाह ने शुक्र किया कि सचमुच का लकवा नहीं हो गया था उसमें। सर नहीं सर, वो सचमुच के लकवे से ज्यादा आप मतलब लग रहे थे जैसे। और उसमें एक सीन था जिसमें आप उनको फोन करते हैं जुल्करनैन साहब को कि वो मुझे बचा लो और तुम्हारी बेटी है वो, मेरी नहीं है। मुझे अभी भी वो सीन याद है। और वो जिस तरह आप उसमें चिल्लाते हैं और जिस तरह आप कांपते हैं और जिस तरह आप वो करते, तो हमें मतलब लिटरली ना, हम छोटे थे क्योंकि, तो हम देख के कहते थे कि रियल में हो रहा है।
इतना रियल होता था वो। बल्कि उसके दूसरी तरफ जब वो फोन पे बात करते थे जुल्करनैन साहब, तो हमें लगता था कि ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मतलब ये उतने नहीं, मतलब उस तरह नहीं एक्सप्रेशन दे रहे जिस तरह। तो बातिन भाई ने आपके साथ बहुत उसमें अच्छा रोल। बातिन ऑल टाइम मेरा फेवरेट एक्टर है। बातिन फारूकी भाई जो है ना, मैं कहता हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंस और आपकी है ना, वो लेवल मैच करता है। रिएक्शन एक्शन जो है ना, आपने थिएटर बहुत ज्यादा किया दोनों ने जी एक दूसरे के साथ। स्पेशली जब मुझे पता लगता था कि इस थिएटर में मेरे साथ बातिन फारूकी भी है, तो बस मैं कह देता हूँ ओके 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 ओके। क्या बात है, क्या बात है। और सर आपसे मेरी यहाँ पे मुलाकात करवाने का मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा बातिन भाई को कि उन्होंने मुझे आपसे मतलब नंबर आपका मुझे अरेंज करके दिया, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कि आप लाजमी जानी को इसलिए बुलाएं कि जानी के पास एक्सपीरियंस है बताने का, और मतलब उनके पास टेक्निक्स हैं और चीज़ें, तो मैंने इसी वजह से फिर मैंने कहा कि मैं आपको लाजमी मतलब वो करूँगा। अच्छा सर, यहाँ पर हम एक छोटी सी गेम खेल रहे हैं, वो इस वजह से कि लोग आपको थोड़ा सा पर्सनली जानना चाहते हैं, तो एक हमने गेम छोटी सी बनाई होती है, वो मतलब बेसिकली इसको हम कहते हैं वन चॉइस गेम। मैं एक चीज़ पूछूंगा, आपने मुझे बताना आपकी फेवरेट क्या है वो, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप मुझे बताएं सबसे फेवरेट फूड क्या आपका, आप खाते क्या सबसे शौक से? पालक गोश्त। पालक गोश्त, वाह वाह वाह। अच्छा सर, ड्रिंक आपको कौन सी पसंद है पीने में, लाइक आप जूस या कोई इस तरह की चीज? पानी या दूध पीता। दूध या पानी? और अभी तक मैंने कभी भी कोका जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है कभी नहीं पी। अच्छा, फास्ट फूड मैंने कभी नहीं खाया। बाय चॉइस ही नहीं खाया? बाय चॉइस ही नहीं खाता, मेरा दिल ही नहीं चाहा कभी, लाइफ में नहीं चाहा सर। इसलिए तो आपकी माशाल्लाह हेल्थ अच्छी है और आपकी शक्ल पे अभी तक है वो। अच्छा सर, फेवरेट मौसम क्या है आपका? सर्दियाँ। सर्दियाँ पसंद है? इसका ताल्लुक है कबायली इलाकों से? बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। कबाइल की सर्दी कैसी होती थी? सर्दी उनमें एक स्पेशल ये था, जहाँ हमारा गांव था, कि अगर हमारे गांव में आप एक सिम से आ रहे हैं, आई मीन के रोड की सिम से आ रहे हैं, तो वो लेवल पे है, ठीक है, मेरा गांव लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे गांव में मेरे घर के बैक साइड पे चले जाए, तो आपको पता लगेगा कि शायद मैं तो 2-3 हजार फीट की बुलंदी पे हूँ, उतनी हाइट पे था। अच्छा अच्छा, माउंटेन के ऊपर थे आप लोग, उधर तो सर्दी का फिर इंतहा है ना। और उस सर्दी में ये होता था कि जो अफगानिस्तान है या जो ऊपर वाले इलाके जो जहाँ बर्फ पड़ती है, वहां से लोग ये माइग्रेट करके आ जाते थे आप लोगों के इलाके में, हमारे इलाके अच्छा में। तो फिर वो जो पहाड़ के नीचे वाला जो हिस्सा था, वो बहुत बड़ा मैदान था, हमारे खेत थे वहाँ। वो खेत वो हमसे रेंट पे ले लेते थे और वो पूरी सर्दियाँ वहाँ गुजारते थे। वो कैंप्स वगैरह लगा के, कैंप्स वगैरह, वो अपने टेंट तंबू वो सारा कुछ लगा के, ठीक है ठीक है। तो मैं रात को अक्सर सख्त सर्दी में रात को जाके अपने घर के बैक साइड पे पहाड़ पे खड़ा हो जाता था, उनको देखता था। क्योंकि उनके वो चरागा होते थे, आग शाग लगा के, पूरा ग्राउंड एक ऐसा लगता था जैसे सितारों से भरा एक पीस है आसमान का, किसी ने तोड़ के नीचे रख दिया। क्या बात है, कमाल कमाल। खामोशी बिल्कुल ना, मतलब रोड वगैरह तो हवा की आवाज होती थी, बस वो सुनाई देती थी बस। क्या बात है सर। फेवरेट कलर क्या है आपका? ब्लैक। यू लाइक ब्लैक, या ठीक है जी। सर कोई लकी नंबर है, फेवरेट नंबर, लकी नंबर जिस पे बिलीव करते हो? 11। या कोई खास वजह? बस बचपन से एक पसंद है। क्या बलवान। सर कोई फेवरेट एनिमल है, कोई जानवर आपको पसंद हो? जी सर, हमारे पश्तो में उसको कहते हैं कुरकड़ा। कुरकड़ा ये क्या होता है? ये एक परिंदा होता है, बड़ा प्यारा सा परिंदा होता है, ग्रे कलर में। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत सा, उसकी वो आवाज होती है, कुकुश्तु कुकुश्तु। अच्छा, ये जो जंगल में आवाज आती होती है अक्सर। और ये आपके इलाके में था ये? जी हाँ, हम बचपन में पकड़ा करते थे। अच्छा, लेकिन आप हैं मतलब हैवानियात से आप दोस्त हैं, मतलब बहुत आपको प्यार है बहुत। क्या बात है सर, ठीक है सर जी। अच्छा जी, आपके फेवरेट एक्टर हैं कोई? आसिफ खान जी। और फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर पश्तो में तो ख्याल मोहम्मद जी, अल्लाह जिंदगी और सेहत दे उनको। और उर्दू में ए नैयर थे। यस। क्या बात है, क्या उनकी जिंदा आवाज थी। क्या बात है। सर कोई एक मूवी बता सकते हैं फेवरेट, अगर आपको मतलब आपने काफी दफा देखी हो और आपके दिल के करीब हो फिल्म कोई? मैंने एक फिल्म देखी थी और वो बहुत ज्यादा देखी, मैं आज भी कभी कभी अच्छा चला तो मेरा बच्चे कहते हैं बाबा ये क्या, लेकिन मैं देखता हूँ वो पूरी। अच्छा, वो थी द गुड द बैड द अगली। सही, वो कॉमेडी मूवी जो थे, नहीं वो थी काउबॉय वाली। अच्छा, सही। और वो मतलब अपने वक्त की बड़ी कामयाब मूवी में कंसीडर। द बैड द अगली बहुत मोस्ट पॉपुलर। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी
सर हम अब अगले सेक्शन पे जा रहे हैं। मैंने आपसे एक और ड्रामे की बात करनी है जिसका नाम है फिल्मेरिया अनलिमिटेड। जी। अब उन्होंने वो लिखा तो था बेसिकली अफजल खान जॉन रैम्बो के लिए मेन रोल जो था कि भाई वो, लेकिन वो क्योंकि बहुत मसरूफ और बड़े मतलब एक बड़े अदाकार बन गए थे तो वो टेलीविजन को शायद टाइम नहीं दे पाए। अच्छा, शायद अगर वो अफजल खान भी करते तो वो कामयाब नहीं होना था। मुझे बताइए कि फिल्मेरिया अनलिमिटेड जो है उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि वो तो था ही शोबिज की कहानी। जी बिल्कुल, वो मेरे लिए बेस्ट इसीलिए था। हाँ। और जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि मुझे कोई भी ड्रामा मिले, वो लीड हो, मेजर स्पोर्ट हो, ठीक है जी, माइनर हो, कोई भी हो, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मुझे एग्जैक्ट क्या करना है, कि आप कहाँ हैं उसमें? मतलब इस कैनवस में आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। सो मुझे अपने उसको नुमाया करना है और उसके लिए मैं पूरा जोर लगाता हूँ। तो उसमें और दूसरे को आपको मतलब क्या कहते हैं ओवर शेडो करने की या उसकी जरूरत नहीं। मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोचता कि मैंने इसको टॉप करना है। नो, मैंने इसको बीट करना है, मैंने इसको चीट करना है। नो, मुझे अपने आप को एग्जैक्ट करना है। बाकी जाने अपना काम जाने, ठीक है जी, मुझे अपना काम एग्जैक्ट करना है। मैं चले तीसरी जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, देखने वाला तीसरी जगह देखे, इन दो को छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात। तो फिल्मेरिया अनलिमिटेड एक अच्छा खुशगवार था, बहुत मजे का और बहुत लाइवली वो खेल था, वो सीरियल था। और वो मेरे लिए मजे का इसलिए भी था कि उसमें कंटिन्यूटी थी। होड़ा रामी वो मोस्ट पॉपुलर उस जमाने का आइकॉनिक जुमला है ना। हाँ, तो वो तो इवन हमने भी यूज किया काफी दफा। जहाँ से भी गुजरता था ये आवाज जरूर आती थी और मुझे खुशी होती। होड़ा रामी, हाँ, क्या बात है सर। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं या आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है, तो मुझे दोनों बातें बताइए कि उसमें क्या हो तो आप एक्सेप्ट करते हैं और क्या चीज आपको मुतासर करती है, और क्या चीज अगर उसमें हो तो वो आप छोड़ देते हैं। मतलब थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, तीनों अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल। और आपने तीनों में काम किया? मैंने तीनों में काम किया है। मुझे थिएटर में और टेलीविजन में, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अपना कैरेक्टर इतना नजर आना चाहिए कि ये पेन कर सकता है। मतलब ये पेन कर सकता है, विदाउट पेन ये गुजर नहीं जाएगा। बना सकता है उसके, बना सकता है। ओके, मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं जुनून से करता हूँ। फिल्म में मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ कि मैं वल्गैरिटी में इतना ना जाऊँ कि जिससे मेरा इमेज खराब हो, मतलब मेरा इस्लाम ना उसको एक्सेप्ट करे, मेरा माशरा ना एक्सेप्ट करे। ठीक है। उन चीजों को अवॉइड करता हूँ। मतलब देखें, फिल्म में, ड्रामा में जो है और टीवी में बुनियादी जो फर्क है वो है तो सेंसर का ही है ना। मतलब फिल्म में थोड़ा सा हम लोग लार्जर देन लाइफ काम कर रहे होते हैं। अब मैंने आप लोगों को देखी है मूवीज, उसमें ये भी होता है कि मतलब पश्तो मूवीज में वल्गैरिटी जो है बहुत ज्यादा कई मूवीज में होती थी, और उनकी वो कम फिल्में थी, लेकिन लोगों ने शायद परसेप्शन बना लिया कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री ही गंद बना रही। हालांकि पश्तो में जिस टॉपिक्स पे और जिन इस्लाही मौजूआत पे चीजें बनती थी वो ज्यादा हैं। बिल्कुल। और लोगों ने काम भी उसमें किया। लेकिन आप मुझे बताएं, मैंने आसिफ खान साहब से भी पूछा था, आपका मौकिफ क्या है इस चीज में कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी गंदी क्यों हो गई? असल में मैंने शुरू में आपसे एक बात कही थी कि बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, कमाल उनमें होता है। ठीक है जी। ओके, डिसाइड वो करते हैं। तो जो हमसे पहले फिल्में बनी, या यूं कह लें कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो दौर था, या उसके बाद कलर का भी काफी दौर, बड़ा क्लासिक था। बहुत मजे की फिल्म है। मतलब उनके सब्जेक्ट, उनका म्यूजिक, उनके डायलॉग्स, उनके फ्रेम, उनका गैप, रिश्तों के बीच का गैप, बिल्कुल मालिक और नौकर के बीच में कलर्स का कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें, क्या बात है। यस, दोनों के घरों की लाइट, यस, है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती थी। बिल्कुल ठीक है जी। तो पता लगता था कि ये किरदार ये है, ये है। अब सब मिक्स हो गया। अब टेलीविजन के कोई दोस्त माइंड ना करे, लेकिन टेलीविजन का कोई भी सीरियल आप देखेंगे, आपको सिर्फ इतना फर्क महसूस होगा कि ये घर की मालकिन है और ये नौकरानी है, कि नौकरानी के सर पे दुपट्टा होगा और मालकिन के सर पे नहीं होगा। समझ ले कि ये नौकरानी है और ये मालकिन है। बिल्कुल सही है। तब बड़ा वो होगा। लेकिन किरदार निगारी में कोई फर्क नहीं है, कोई उसको पिक्चराइज करने में कोई वो नहीं है। क्या वजह है आपके ख्याल से? क्या वजह है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? वही मतलब एक तो एजुकेशन, दूसरा आपकी नॉलेज, तीसरा आपका इल्म। उन राइटर के पास, उन डायरेक्टर्स के पास, उनके पास इतना इल्म था
मुशाहिदा था ना, मुशाहिदा था। फिर वो दौर गैप का था, रिश्तों में, लिहाज में, इज्जत में, खातिर में, मोहब्बत में, हर चीज में एक वक्फा था, एक गैप था। बिल्कुल सही है। अब सब कुछ मिक्स हो गया। अब मतलब बाप मतलब कि आंखों में बेटा आंखें डाल के बात कर सकता है। आपको पता है कुछ ऐसे ड्रामाज अभी रिसेंटली मैंने देखे जिसमें बाप को थप्पड़ लगाया बेटे ने, क्या वजह कि भी वो बाप बुरा आदमी था वो, लेकिन उसके ऊपर लोग फिर कमेंट्स करते हैं कि चाहे वो बाप जैसा भी था, आप ये क्या आप रवायत डाल रहे हैं। नहीं। और ये दुनिया के किसी माशरे में, इवन आपको पता है गोरे तो मादर पिदर आजाद हैं, वो लोग गोरे जो हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिखाते ये, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती। मुझे असल में पश्तो फिल्म से इसलिए भी कि मेरा ताल्लुक रहा है पश्तो, मतलब मैं खुद तो नहीं हूँ पश्तून, लेकिन मेरा ताल्लुक रहा है एवीटी खैबर की वजह से। आप भी, आपको पता है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं एवीटी खैबर के अंदर। हमारा वो फैमिली क्योंकि चैनल है, मैंने खुद भी एज ए प्रोड्यूसर उसमें काम किया है, तो मैंने क्योंकि ज़्यादा वक्त जब पश्तून्स में गुजारा तो मुझे पता चला ये तो बड़े नाइस एंड लविंग और बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े कोऑपरेटिव, और सबसे बड़ी बात है सीखने की जिद्दोजहद रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन इनके कल्चर में जो रवायत है, जो इनका कल्चर है, या इनकी जो एक ख़ानदानी जो एक चीज़ होती है, वो तो है ही गैरत और इस तरह की चीज़, और वो फिल्म्स में दिखाई भी जाती थी, स्टोरीज में। इवन अभी भी हमारे आप देखने के कराची के ड्रामाज में या जो दूसरे उर्दू ड्रामाज या फिल्म्स हैं, उसमें अगर गैरत का एलिमेंट दिखाना होता है तो उस किरदार को पठान बना देते हैं। पठान ही होगा, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। या वफादार दिखाना होता है तो वो पठान होता है। बिल्कुल। उसका कंट्रास्ट मुझे नहीं समझ में आता कि उसको जो है लचरपन और डांस और इस चीज़ से क्यों मंसूब कर दिया लोग। बस कुछ बीच में लोग आए थे, कुछ एक पीरियड एक ऐसा गुजरा था, कुछ साल पश्तो मूवी के, जिसमें आ गए थे जो फिल्म मेकर नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन थे। ठीक है। उनको पैसा चाहिए था, आर्ट से, फनून लतीफ़ा से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सही है, सही है। ओके, उन्होंने आके तो ये सारा जो है गड़बड़ कर दी। अच्छा, एक बात मुझे आपसे भी तस्दीक करनी है, बहुत ज़्यादा कई दफ़ा मैं सुनता हूँ कि पश्तून जो है ना, वो कई दफ़ा इसका इल्ज़ाम पंजाबियों को देते हैं कि हमने नहीं ये किया, हमसे करवाया गया। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जो लोग आप जिनकी बात करें, जो बिजनेसमैन थे, वो पठान थे, खुद भी पश्तून थे। ये गलत बात होती है कि जी मुझसे करवाया गया। हाँ, नो, ऐसे तो नहीं होता। मैं बालिग हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं हर चीज अकल से करता हूँ। बिल्कुल जी। तो फिर मुझसे कैसे किसी ने करवा लिया? ये बात गलत है। ये सिर्फ अपनी उस बात को छुपाने के लिए या अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए किसी और पे डाल देना। जैसे मैं काम गलत करूँ, भाई तू ना करता, तू बच्चा था, तू मासूम था, ओके, ये तेरी अपनी मर्जी शामिल थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये गलत है, ये गलत है कि जी फलां ने मुझसे करवाया, फलां ने मुझसे करवाया, या किसी दूसरी जात या कौम ने, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये चीज मुझे इसलिए बुरी लगती है कि हम लोग सब एक मुल्क में रहते हैं, भाई भाई हैं सारे, लेकिन ये जो एक तफरका है, ये जो एक बनता जा रहा है हमारे बीच में कि भी ये फलाना है, ये फलाना है, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर, कि मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जहांगीर खान, मैं पठान हूँ, मैंने सारी जिंदगी पंजाब में गुजारी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। क्या आपने कभी कोई ऐसा रवैया या कोई ऐसी चीज कभी एक्सपीरियंस की? मेरी रहीम शाह जो सिंगर है, उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी पंजाब में काम किया, में गुजारी है। और कहते रिकॉग्निशन हमें जो मिली वो पंजाब में काम करके मिली। बिल्कुल। क्योंकि डेफिनेटली मतलब पश्तून जो है वो एक अवाम तो है, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद जो उर्दू स्पीकिंग नेशनल जुबान है हमारी, तो सब समझते हैं और सब। तो ये लसानियत और ये जो एक फिरका बंदी है ना, सुबाइयत है, ये मुझे नहीं पसंद। ये होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो सरमाया है हमारा, और आप लोगों ने हर तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और मतलब पश्तून और पंजाबी और पठवारी आप लोग मिंगल होके काम करते थे आपस में। हमने तो कभी भी नहीं देखा सेट के ऊपर के कोई झगड़ा हुआ हो या कोई तासुब की कोई बात हुई हो, कभी भी। लेकिन अवाम के अंदर ये चीज जो है ना बोई गई है। वो एक आध पीस होता है, एक आध हर खानदान में, या हर हुजरे में कह ले, हर बैठक में कह ले, हर गली में कह ले, हर कौम, हर मजहब में, हर नस्ल में कह ले, एक आध कैरेक्टर ऐसा होता जरूर है, वो जिसे हम विलन कहते हैं, है ना? सही। तो वो बाय बर्थ होता ही इसी चीज के लिए, वो आता ही इसीलिए कि वो कोई ड्रामा क्रिएट करे। बिल्कुल सही है। क्या बात है सर, क्या। अच्छा, मुझे बताइए आप कैरेक्टर को प्रिपेयर किस तरह करते हैं? अगर आपका मेथड मैं पूछूं कि आप ऑन ऑफ हैं कि एक्शन कहा और आप एक और दुनिया में पहुंच गए और कट हुआ तो वापस आ गए, या आप उसको अपने घरेलू जिंदगी, आम जिंदगी में भी ले जाते? कभी नहीं, कभी नहीं ले गया। अच्छा। कभी भी नहीं लेके गया। ओके, मैंने एक स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसके पूरे माहौल को पढ़ा, ठीक है जी, उस पूरी कहानी को सुना, पढ़ तो मैं नहीं सकता, सुन लेता हूँ, ठीक है जी, पूरी कहानी को सुन लेता हूँ, उनके सब किरदारों के रिश्ते देख लेता हूँ, उनकी हैसियत, उनकी वैल्यूज देख लेता हूँ,
जमीन देख लेता हूँ कि स्क्रिप्ट की जमीन क्या है। ओके, बुनियाद उस हिसाब से कि जी मट्टी का ये जरा मैं हूँ। सो अब चलो कितनी खुशबू दे सकते हो वो तुम्हारा रब का काम। क्या बात है। और आप ये भी मानते हैं ना कि एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपको सिर्फ अपने किरदार के ऊपर नहीं गौर करना चाहिए? नो, आप अपने किरदार पे करेंगे तो आपसे अपना किरदार भी निकल जाएगा, ड्रामा भी निकल जाएगा। आपने सबसे पहले पूरा ड्रामा पढ़ना है, फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है, फिर उसके बाद किरदारों को समझना शुरू करना है, फिर किरदारों को समझना शुरू कर, आपका किरदार आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और करने में आसानी होगी। अच्छा सर, इसके लिए क्या आप मेथड क्या यूज करते हैं? कुछ आपने मतलब आपने कोई मुशाहिदा है सिर्फ आपका, या आप मतलब एक किरदार आपको लेट्स सपोज लकवे का मिला, लेट्स सपोज हम उसी पे बात कर लेते हैं, वो आपने प्रिपेयर किस तरह किया? आपको क्या डायरेक्टर की तरफ से ज्यादा इनपुट थी या आपका अपना कोई रियल तजर्बा था? मेरे ऐसे दोस्त थे काफी जिनके बड़ों को बुजुर्गों को लकवे हो गए थे। अच्छा जी। हाँ, तो वो मैं देख चुका था, मैं उनसे फील कर चुका था, मैं उनके साथ बैठ चुका था, बात कर चुका था उनके साथ। फिर वो क्या रिस्पॉन्स करते थे मुझे, किस बात पे कैसे करते थे, या वो मुस्कुराते कैसे थे, या वो तकलीफ में कैसे जाते थे, या वो रो कैसे पड़ते थे, तो वो सब कुछ मतलब आपने ऑब्जर्व किया हुआ ना? अच्छा, और इसी ने हेल्प भी किया आपको वहाँ पे? ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अभी जो करंटली जो फिल्म्स चल रही हैं पाकिस्तान में, बन रही हैं जिस तरह की, और फिल्म इंडस्ट्री हमारी जवाल की तरफ जा रही है। बड़ी कोशिश करते हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री रिवाइव हो जाए, ऊपर आ जाए, वापस आ जाए, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। एज एन एक्सपर्ट मुझे बताइए कि क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कामयाब नहीं हो पा रही, और हमें उसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए जिससे हम लोग वापस आ सकें? एक मिसाल है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ठीक है जी। हम हंस की चाल चलना शुरू हो गए, हाँ, अपनी चाल भी भूल गए। सही है। हमें अपनी चाल चलनी चाहिए, अपनी रिवायात, अपने दस्तूर, अपने कल्चर में रहकर एक कहानी को डेवलप करना चाहिए, और उसको फिर जितना अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप करें, और आप बेहतर करके पब्लिक को दें, पब्लिक पसंद करेगी। लेकिन मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यार जागीर, ये जो लोग आप लोग दिखाते हो ना अंग्रेजी कल्चर, तो ये तो अंग्रेज हमसे बेहतर कर रहे हैं। हाँ, वो तो उनका कल्चर, जरूरत क्या है करने की? बिल्कुल। या हम अंग्रेजी जो सीखते हैं, हम तो सीखते हैं, हम तो सीखते हैं, उनकी मादरी जबान। हाँ, तो वो तो हमसे बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, हमें वो करना चाहिए जिनका उनको नहीं पता। इसकी मैं ये मिसाल यूं देता हूं कि हम जो अंग्रेजी सीखते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कभी किसी गोरे को देखा है जिसने अंग्रेजी की बजाय उर्दू सीखी हो? किस तरह वो बोलता है। हम इस तरह सुनाई दे रहे होते हैं अंग्रेजों, चाहे हम बेहतरीन एक्सेंट में बोल रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन जब एक अंग्रेज हमसे बात करता है उर्दू में बोलने के, चाय पीनी है, तो अब चाय पीनी है और चाय पीनी है में फर्क है तो ना? बहुत फर्क है। तो इसी तरह हमारी अंग्रेजी उनको ऐसे सुनाई देती है। तो वो फिल्म हमें, जब हमें उस एक्सेंट में मिलती है ना फिल्म, तो वो हमें अपनी नहीं लगती। यस। और जब चीज कोई आपको अपनी न लगे तो अच्छी कैसे लगेगी? और जिस दौर की हम बात करें, जब फिल्में हमें अच्छी लगा करती थी, वो हमारी रूट्स की कहानी वो थी। ये आपने बड़ी पते की बात। उर्दू जुबान थी, या पश्तो जुबान थी, या सिंधी जुबान, या पंजाबी जुबान में जो बनती थी, तो वो खालिस्तन उसी कल्चर के साथ, उसी लैंग्वेज के साथ बनती थी, उसी पोट्री के साथ बनती थी। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक छोटा सा एक और सवाल है, ये भी बड़ा एक सेंसिटिव सवाल है, लेकिन क्योंकि आप पश्तून है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि पश्तून के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती है हमारे मुल्क में? प्लीज़ बी ओपन अबाउट इट। थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कह लें, या थोड़ी सी एक जो है ना एक सेपरेशन रखी हुई है। डेफिनेटली है। क्या वजह है? डेफिनेटली बस शायद कुदरत ने जो हमें अता किया वही हमारा दुश्मन बना, वो अता ही हमारी दुश्मन बनी। बाकी हम में कोई वजह नहीं है कि हम दस्तों गिरेबां हो, लेकिन हुए तो वो कुदरत की वो नेमतें हैं। सही है जी। जो शायद पठान की पत्ती में ज्यादा है, और उसकी किस्मत में आई, और उसकी किस्मत में वो आई। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि ये कल्चर जो है ये बढ़ता जा रहा है। पहले भी था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया, ओपन हो गया ना। अब तो मतलब नफरत जो है वो लिहाज खत्म हो गया। यार जब पता चल ही गया तो चलो अब, है ना, अब वो हिसाब हो गया। आपको लगता है ये चीज ठीक होगी? अल्लाह करे हो जाए जी। ये अकेली मेरी दुआ नहीं है कि मैं पठान हूँ, ये पंजाबी की भी है, सिंधी की भी है, बलोच की भी है, सबकी ये दुआ है कि ये हालात सही हो,
अपना अपना हक हर किसी को मिले और हर कोई हंसते खेलते जिए, जी है, खुशियों के साथ जिए, अमल के साथ जिए। क्योंकि घुटन जो है ना वो तो हर तरह के मतलब जात पात जो भी आपने बनाए हुए लेवल्स बनाए हुए हैं, अपर लेवल ये वो, अब मैं देख रहा हूँ कि हर माशरे का हर फर्द जो है घुटन का शिकार हुआ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये घुटन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। बिल्कुल, ये हमारे माशरे में थोड़ी हमारे जहन में डाल दिया गया, हमारे जहनों में ये डाल दिया गया। ये कौन डाल रहा है ये भी तो देखें ना। मुझे ये नहीं समझ में आती कि कौन डाल रहा है। मीडिया तो ऐसी बातें नहीं करता ओपनली। मतलब आपके ड्रामाज में कभी भी ये सबक नहीं हमने सुना कि भी ये गलत है या मतलब ये लोग गलत हैं या इस तरह करके। वो तो हीरो ही बना के पेश करते हैं हर चीज़। ये अगर हम ये बात करते भी कि हमारे जहन में ये चीज़ आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? कोई बैरूनी ताकत है? ताकत बैरूनी है, मतलब दिमाग उनका है, जोर हमारे अपनों का है। हाँ, ये भी है। और पिस हम ही रहे हैं। हमें बाहर वाला कोई नहीं मार रहा। सही है। बाहर वाला तो बाहर बैठ के सोच रहा है, मार हमें कौन रहा है। बदकिस्मती हमारी ये, और वो हमारे अपने ही लोग, वो हमारे अपने। और वो कहते हैं ना घर की मुर्गी जो है ना वही अगर खराब हो तो फिर जाहिर है बाहर को क्या कर सकते हैं। अल्लाह हिदायत दे बस हम लोगों को कि ये। अच्छा सर, मैंने ये आपसे सवाल किया था कि आप किरदार को घर लेके जाते हैं या नहीं। आपने कहा आप नहीं लेके जाते। तो ये एक्शन एंड कट के बीच की जो दुनिया है ये कितनी मुतासिर करती है आपको? कोई ऐसा किरदार है जिसने आपको रियल जिंदगी में तबाह किया हो, थोड़ा सा आपके अंदर नेगेटिव या कोई इस तरह का होता है ना, आप कई दफा डैमेज होते हैं कुछ कैरेक्टर्स के साथ। कोई एक किरदार है जो कोई ऐसी चीज है जिसने आपको कभी डैमेज किया हो? जहांगीर जानी को डैमेज किया हो? असल में अगर मैं किसी किरदार को साथ ले जाऊं अपने घर, वो मुझे डैमेज कर सकता है या वो मुझे किसी गलत फहमी में मुब्तला कर सकता है। ओके, लेकिन मैं कभी लेके नहीं गया। ठीक है जी। मैं एक्शन और कट के बीच में ही छोड़ देता हूँ, छोड़ देते हैं। हाँ, उससे साथ डिलीवर नहीं करता या साथ लेके घूमता नहीं। सही है। तो यहाँ बात हुई, खत्म हो गई। That's it। अच्छा, जो एक्शन की आवाज के बाद आप कैसे उस दुनिया में ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप? ये एक नेचुरली सी बात है, ये कुदरती सी बात है। ये आपने सीखी नहीं है? नो, मैं अक्सर लोगों को एक बात करता हूँ कि देखिए, एक क्लासरूम में फर्ज करें 25 बच्चे हैं जी, उनका उस्ताद एक है। ठीक है जी। लास्ट डे एग्जाम में एक बच्चा टॉप करता है। बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये कमाल उस्ताद का नहीं है, ये कमाल उस बच्चे का है। सही है। उस्ताद का कमाल होता तो 20 के 20 टॉप करते हैं। सही है। उस एक बच्चे का कमाल इसलिए है कि उस्ताद ने सिर्फ बताया है, सीखा उसने खुद। क्या बात है। उस्ताद बताता है। सही है। सीख से आप खुद दो। वो एक बच्चा इसीलिए काबिल था कि सीखा उसने खुद, और वो काबिल था। और इसी तरह जो सेकंड नंबर पे आया उसका इस तरह लेवल आप बैठे लेवल वो ये चलता जाएगा, क्योंकि फिर तो फेल नहीं होना चाहिए था किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए था ना, अगर उस्ताद की बात होती थी। सो हमारे जो उस्ताद होते हैं वो हमारे डायरेक्टर होते हैं, हमारे राइटर्स होते हैं। ठीक है जी। हम उनसे सुन लेते हैं या पिक कर लेते हैं कि उन्होंने क्रिएट क्या किया। आपकी जिंदगी में डायरेक्टर्स का कितना अमल दखल रहा है? बहुत सर, बहुत। मैंने कहा ना कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं स्कूल नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आर्टिस्ट बना। तो वो कमाल मेरा तो था ही कि कुदरत ने मुझे एक हुनर दिया था। ठीक है जी। लेकिन उस हुनर को पेंट करना या रिफाइन करना वो उन उस्तादों का कमाल था, उन डायरेक्टरों का कमाल था जो पीटीवी के डायरेक्टर थे मेरे, पेशावर के, इस्लामाबाद के, लाहौर के। ये जो थे, उनकी सख्तियां जो थी, उनकी डाल टबर जो थी, उसे आपको पुख्ता किया वो उन्होंने। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है ये कहने का कि हम तो जी खुद आए हैं इंडस्ट्री में, हमें कोई लेकर नहीं आया, हमने किसी से नहीं सीखा। आपको लगता नहीं मायूब बात है? उस्ताद का होना ही मेरा ख्याल है। वो लोग वापस चले जाते हैं। हाँ, वो वापस चले जाते हैं। आप उनमें से किसी को फिर देखेंगे नहीं। आप उन्हीं को देखेंगे जो सीख के आया होगा कहीं ना कहीं से। और दूसरा ये कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है कि आपके अगर कोई उस्ताद हैं या आपको किसी, अल्लाह ने आपको ठीक है तरक्की दी, आप एक लेवल पे पहुंच गए। अदब करना, इज्जत करना, खिदमत करना, ये दोनों सूरतों में आपको करते हुए अच्छा लगता है, बाइसे रहमत होता है। तो अगर आप इसको शागिर्द होने की हैसियत से भी कर लो
तो और अल्लाह बरकत डाल देगा, बरकत डाल देगा। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आजकल के जो बच्चे या जो नए लोग आ रहे हैं, पहली तो बात यह कि नेपोटिज्म, नेपो किड्स हैं वो, कि उनके माँ बाप या उन्होंने बेचारों ने मेहनत से एक मकाम बनाया, और बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो अब उनका नाम उनका भी खराब कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से, कई दफ़ा अपने नाजो नखरों की वजह से, ये वो। मुझे ये लगता है कि आप जैसे लोग जो सेल्फ मेड हैं, ये बेहतरीन लोग हैं जिनसे सवाल मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के भी तो मतलब कोई आपके ऊपर तो बड़ा नहीं था कोई आपके घर में जो और आप लोगों ने अपनी जगह खुद बनाई, लेकिन जाहिर सी बात है ये जगह बनाने में आपके साथ बहुत सारे लोगों ने तावन किया। बहुत सारे साल लगे, बहुत सारा वक्त लगा, मतलब बहुत सी जगराते कह ले, बहुत से भूख प्यास कह ले, मौसमों की धूप कह ले, मतलब बहुत सी चीजों ने मारा हमें, फिर जाके इस जगह तक पहुंचे। और आर्टिस्ट तो वैसे ही सेंसिटिव इंसान होता है, वो ज्यादा फील करता है। वो जरा सी बात को भी ऐसा फील करता है कि। अच्छा साहब, ये अब यहाँ पे ये मैंने सवाल आपसे करना था कि लेट्स सपोज फिल्म में तो आप एक हीरो दिखाए जाते हैं, फिल्म में आप एक गैंगस्टर भी दिखाए, आपने विलन्स के भी रोल किए, आपने हर तरह के रोल्स आपने किए। आप ये बताइए कि जब आप ये वाले एक परसेप्शन लोगों के आगे बन जाता है, आसिफ खान साहब का साथ भी मैंने सवाल किया था कि भाई आप एक हीरो हैं या आप एक लीड हैं, अब जाहिर सी बात है आपने वापस तो पब्लिक में जाना होता है, लोगों में जाना होता है। एक तो वो जगह होती है जहाँ कोई सेरेमनी हो रही है, कोई तकरीब हो रही है, वहाँ पे आपको मेहमान खुसूसी बुला लिया या आपने कोई ऐसा, वो तो ठीक है, लेकिन रेगुलर पब्लिक आपको कैसे डील करती है? उसके बाद उस किरदार के बाद जी बिल्कुल। मतलब मैं जब एक्टर मतलब स्ट्रगलर था मैं उस जमाने में, तो मुझे एक साहब मिले थे, मैं उन्हें नहीं जानता था। अच्छा जी। बस वो थिएटर देखने आया करते थे। अच्छा। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की थी मुझे। उन्होंने कहा था जहांगीर खान, सबसे पहले पब्लिक में अपनी आवाज को रजिस्टर करना। अच्छा। कि तुम्हारी आवाज अंधा भी सुने तो कहे ये जहांगीर खान बोल रहा है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ओके, क्या बात है। इस तरह से अपनी एक एक चीज को पब्लिक में रजिस्टर करना। ठीक है। यहाँ तक कि तुम्हारे बाल, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारे कपड़े, चाल ढाल, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे जूते, तुम्हारी हर चीज को वो आइडेंटिफाई कर जाए। क्या बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी पहचान बनानी। हाँ, फिर आप जो करोगे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। वो आपको कबूल करेंगे। और आपने कभी भी किसी दूसरे की छाप या अपने वो नहीं किया कि आप उसको कॉपी करें या? मैंने आपको अर्ज किया ना शुरू में कि मेरा फेवरेट एक्टर जो है वो आसिफ खान साहब है। जी, जी। ओके, मैं उन्हें आज भी कॉपी करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, लेकिन उसको अपने अंदाज में, मतलब टोटल उनको उठा के कॉपी नहीं करता। बिल्कुल ठीक है जी। उनकी जो भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, मैं उन्हें पिक करता हूँ और उन्हें इस्तेमाल करता हूँ अपने तरीके से। तो और वो आपकी आइडेंटिटी क्योंकि अपनी है, तो वो स्टाइल इसीलिए आपका बन गया। हाँ, तो वो क्रेडिट मेरे हिस्से में, आपके हाथ में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि क्या ये दुरुस्त है, क्योंकि इसमें कई लोग ना थोड़ा सा दोगलेपन का मुजाहरा करते हैं, आप सच्चे आदमी इसलिए पूछ रहा हूँ, कि जो आपके साथी फनकार होते हैं, इवन एक पाए के भी जो लोग होते हैं, इनमें प्रोफेशनल जेलसी, राइवलरी और थोड़ा सा वो होता है? सब में होता है ना, सब में, और मुझ में भी। अच्छा, मतलब ये क्लियर सी बात है कि जी नहीं मैं जेलस नहीं होता, मैं ये नहीं करता, नहीं, जेलसी होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन बुग़्ज़, कीना दिल में रखना, गीबत, नेगेटिव थिंकिंग, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई चीज। क्योंकि हमारी फील्ड जो है वो ऐसी है कि ज़ाहिर अब एक हीरो का रोल है, जैसे हमारी सरकारी नौकरी निकलती है, बिल्कुल एक सीट होती है, कैंडिडेट्स होते हैं इतने सारे, तो उसके लिए आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि अच्छा, लोग ये भी समझते हैं कि शायद आप खुद ही इतने कोई टैलेंटेड हैं कि लोग खुद चल के आ जाएंगे आपके पास। ये तो आप मानते हैं कि इवन इतने मंझे हुए अदाकार होने के बावजूद आज भी आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। और इसमें कोई कबाहत नहीं है कहने में कि हमें करनी पड़ती। हर किरदार को हमें इस तरह से करना होता है कि जैसे हम शुरू से है, ये वो किरदार है जो आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे कल और काम मिलेगा। तो वो एक किरदार करने के लिए जितना जोर लगता है, जितनी स्ट्रगल लगती है, वो एक स्ट्रगलर इतनी नहीं करता जितने अब आके हम करते हैं। आपको करनी पड़ती है। सही है, सही है। अच्छा सर, वैसे मुझे बताइए कि आपने बातिन फारूकी का जिक्र किया कि वो आपके तकरीबन बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं, फ्रेटर्निटी के। उसके अलावा कोई नाम है जिनको आप मेंशन करना चाहें, जो आपके जिंदगी में चाहे पहले हों वो, कि उन्होंने आपको हेल्प किया? मेरे 2 लोग ऐसे और हैं, जिनमें से एक हमारे जो राइटर थे, जो पहला ड्रामा मैंने किया था, उसके जो राइटर थे, जो डायरेक्टर थे, वो नेचुरली फिर उस्ताद बन गए। अच्छा जी। और उनका नाम था रिफत अली कैसर। रिफत अली कैसर। अच्छा जी। वो राइटर भी थे, वो डायरेक्टर भी थे। नहीं, वो रावलपिंडी के। अच्छा जी, ठीक है। और एक थे मेरे मामू रशीद खान। अच्छा जी।
जो रब के बाद जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा साथ दिया उन्होंने, ठीक है, दिन रात मेरे साथ रहे और मुझे बेहतर बनाते गए। आपकी तरबियत में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत सही है। तो इनको आप समझते हैं कि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम रोल प्ले किया? अहम रोल है, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, एक और गेम है, ये बड़ी मज़े की गेम है, इसका नाम है स्पॉटलाइट, ठीक है। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ चीज़ें, आपने जस्ट मुझे एक एक जुमले में बताना है क्या है। सर मुझे एक चीज़ कोई ऐसी बताएं जिस पे आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। मेरे बच्चे, अपने आपकी औलाद जो है। अच्छा, वाह जी वाह। कोई एक गलती जो आपसे हुई और आप उसको दोबारा नहीं करना चाहते? मैं एक थिएटर देखने गया था और रनिंग में ही मैं अंदर हॉल में चला गया। अच्छा। जिसकी वजह से सारी पब्लिक मेरी तरफ तवज्जो हो गई। अच्छा। वो एक गलती थी जो मैं दोबारा कभी रिपीट नहीं करना चाहता। अच्छा, वो सारा जो मतलब लोगों का कंसंट्रेशन थी वो टूट गई ड्रामे से और मेरी तरफ हो गई। अच्छा। क्या बात है। अच्छा सर, अपनी कोई एक क्वालिटी मुझे बताएं जो आपको खुद बहुत पसंद है। कोशिश करता हूँ कि सच बोलूं, झूठ में फंस जाता हूँ। सच्चाई की। अच्छा जी। अच्छा, इसी तरह मुझे बताएं कोई एक हैबिट है जो आपको ना पसंद है या आप चाहते हैं वो आप तब्दील कर अपने अंदर? देर तक सोना। आप देर तक सोते हैं? देर तक। क्या वजह है इसकी? I don't know। आप क्या समझते हैं, आप थोड़ा सा मतलब आराम पसंद आदमी? आराम पसंद बाय नेचर। बाय वर्क तो आप बहुत हार्ड। हाँ, शुक्र अल्लाह का, जब काम पे खड़ा हो जाता हूँ फिर रुकता नहीं, लेकिन काम तक पहुँचता बहुत देर से। अच्छा, सही है। अच्छा सर, कोई मुझे बताइए कि एक आदमी जिससे आप दुनिया में आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की। जी, मेरी माँ। आपकी माँ? जिसके साथ बहुत कम वक्त गुजरा। अच्छा, मैं आता हूँ वहाँ पे, पेरेंट्स पे भी आपके। अच्छा, एक बताइए कि अगर एक इंसान कोई जो अब इस दुनिया में नहीं है उसको आपको वापस लाने की पावर मिले तो कौन हो? वो मेरे बाबा होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं उन्हें तो नहीं ला सकता, हाँ खुद जा सकता उनके पास। लेकिन अगर ऐसी पावर आए तो आप अपने मामू को? अपने बाबा को। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा सर बताइए, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी पहली शादी हुई थी 1987 में। 1987 में। अच्छा जी। फैमिली में आपकी शादी हुई? नहीं, बाहर से। आउट ऑफ मतलब फैमिली थे। अच्छा जी। और आपके कितने बच्चे हैं उस वाइफ से? उस वाइफ से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। 2 बेटियां 1 बेटा। अच्छा, सेकंड वाइफ है, उससे 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे 1 बेटी। अच्छा, और अभी आप सेकंड वाइफ जो है वो आपके साथ हैं? जी। अच्छा जी, सही है। और आप लोग कहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? फिलहाल लाहौर में है। लाहौर में आप लोग? जी, फिलहाल। अच्छा, और आपने कहा कि आपके कुछ बच्चे बाहर भी रहते हैं? जी, कनाडा में शिफ्ट होते हैं। ठीक है सर, कैसे बाप हैं आप? सख्त बाप हैं, फ्रेंडली बाप हैं, मोहब्बत वाले हैं? मैं मतलब इतना फ्रेंडली हूँ और इतनी मोहब्बत वाला हूँ कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मैंने कभी उनको शर्त नहीं रखी। ठीक है। जिंदगी के किसी भी शोबे, किसी मरहले या किसी भी बात में मैंने उनको शर्त नहीं रखी। हाँ, उनकी शर्तें मानी है जी। सही, जो एज अ बाप आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। और सर, औलाद का रवैया आपके साथ कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आपने उनको दिया उसका पे बैक किया उन्होंने? आप मुतमईन है जिंदगी से? शुक्र अल्लाह। क्या बात है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि उनको आपने, आपके बेटों को, किसी को भी कभी आपने इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए ना खुद भी कहा होगा इस तरह, लेकिन क्या आपके किसी बच्चे ने कभी खुद जाहिर की? मेरा एक बेटा आ रहा है। अच्छा, वो शोबिज़ में ही है इस वक्त। अच्छा, क्या नाम है उनका? सजावल खान। और वो क्या थिएटर करते हैं या टीवी करते हैं? अच्छा जी। अभी लास्ट टाइम उनका ड्रामा चला था नमक हराम के नाम से। अच्छा। हाँ, ठीक है। उसमें अच्छा, उसमें हीरो थे। अच्छा। तो एक वो थे। ठीक है। अच्छा, उनकी क्यों बनी इस फील्ड में आने की? ये मैं भी हैरान था। हाँ। क्योंकि उसको पढ़ाया लिखाया, वो बैरिस्टर है। अच्छा, उसके बाद डिग्री है। अच्छा। एंड यहाँ तक था बस। ठीक है। वो तो अचानक मुझे एक दिन पता लगा कि भाई आपका बेटा जो है वो सीरियल कर रहा है, ड्रामे में आ रहा है। अच्छा। तो फिर उससे मिला तो वो हंस पड़ा सजावल। हाँ। वो कहते बाबा बस वैसे ही शौक पड़ा था और मैंने कहा चलो मैं भी कर लूँ। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी उसमें कोई वो नहीं अमल दखल? नो, सेल्फ उन्होंने अपना। यस। जहांगीर जानी का बेटा होने का उनको कोई एडवांटेज हुआ या नहीं हुआ? नहीं, कभी भी उन्होंने लिया भी नहीं। मैंने उनको ये कहा भी कि लेना भी मत। आप खुद क्या हो, आपकी क्या शख्सियत है, आपकी क्या स्ट्रगल है, आपकी कितनी अप्रोच है, आप कहाँ तक भाग सकते हो, कि कितनी रेस लगा सकते हो, ये टोटल आपने खुद करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। क्या बात है।
अच्छा सर, मुझे बताइए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो पश्तो है या उर्दू है, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ ये काम हराम है या हलाल है, हम इन बिटवीन फंस गए। फिर जो हुआ, हमने नेशनल जुबान को, उर्दू जुबान को ख़त्म कर दिया। जी जी। जिसकी वजह बेसिक यही है कि फिल्म ख़त्म हो गई। ओके, क्योंकि फिल्म हमारा मीडियम था सीखने का था। ये इंफॉर्मेशन है, कल्चर को ट्रांसफर करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। मतलब ये बड़ी जिम्मेदारी है सिल्वर स्क्रीन के ऊपर। हमने वो जिम्मेदारी कोई नहीं निभाई, हमने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। सो ख़त्म, बैठ गए। अब वापस आएंगे, रिवर्स करेंगे, उसकी वैल्यूज को समझेंगे कि सिल्वर स्क्रीन बेसिकली है क्या। जब तक उसकी हैसियत को नहीं समझेंगे, हम उसको दोबारा से खड़ा नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग ना सिर्फ मिमिक करने लग गए हैं नेटफ्लिक्स का काम। मतलब वो ये समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, और हमने, हालांकि मेरे ख्याल से वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप नेटफ्लिक्स पे भी कभी मूवी देखें या सीरियल देखें, वो पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, अंग्रेजी हो, चाइनीज हो, जो भी हो, वो लोग सब अपने कल्चर में लगे हुए हैं। वो अगर नेटफ्लिक्स पे भी हिट है तो वो अपने कल्चर को दिखा रहे हैं, अपने सीरियल में भी, अपनी फिल्म में भी। हम नहीं दिखा पा रहे। देखें, हमसाया मुल्क से उनके कल्चर को हमने अपने ड्रामास का हिस्सा बना लिया। साड़ी हमारा लिबास ही नहीं है, और हमारे लिबास ही नहीं है। हाँ, वो नहीं है। और मतलब वो डालिया हमारा काम भी नहीं है। हाँ, ये क्या करना, क्या शादी ब्याह जो दिखा रहे होते हैं हम, ये हमारा कल्चर, हमारा दस्तूर, हमारी रिवायात ही नहीं है। और उन्होंने अगर हमारी तरफ से कोई चीज अपनी फिल्मों में प्रेजेंट भी की है तो वो नेगेटिविटी में की है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। और ये वो क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं? क्योंकि वो मुखलिस हैं अपनी आवाम के साथ। देखें, एनिमीज हैं हम, या हमारे अंदर डिफरेंस है जरूर, लेकिन एज अ इंसान जब मैं इसको देखता हूँ तो वो अपनी जॉब परफेक्टली कर रहे हैं। बिल्कुल। आप अगर देखें कि उनकी मूवी कहाँ पहुंच गई है, और हमारे यहाँ पे झूठ का सहारा लेके कि एक फिल्म बनती है और पता नहीं कहाँ वो लगती है और कहाँ वो चलती है कि वो 50 करोड़ क्रॉस कर जाती है। हमें तो समझ ही नहीं आती। हमारे तो सिनेमाज ही नहीं है कि जहाँ पे टिकट्स जो 50 करोड़ का बिका होगा। लेकिन कोई भी फिल्म, सॉरी टू से, हमारी फ्लॉप फिल्म भी जो है ना, वो 30 करोड़ से नीचे का बिजनेस नहीं आज तक उसने की। ये कहाँ किया हमने भी नहीं देखा। लेकिन ना, जब आप लोग काम करते हैं, अच्छा एक बात मैं बहुत खुश हूँ कि पश्तो सिनेमा फ्लरिश कर रहा है अभी तक। वो अभी भी कामयाब है, उसकी आवाम भी पसंद करती है। आप लोग, मैं आपकी देख रहा हूँ तो मूवीज अभी भी आप काम कर रहे हैं, आप थिएटर में भी बिजी हैं। जी बिल्कुल। हमारे कई उर्दू के आर्टिस्ट घर बैठे हुए हैं, क्योंकि वही सिलेक्शन और उस चीज में लॉबी सिस्टम आ गया, ये वो। लेकिन पश्तो अभी भी सिनेमा में टिकट लेना, वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। मेन फैक्टर मुझे बता सकते हैं क्या है? पठान बहुत कौम परस्त है। अच्छा। ये बहुत कौम परस्त कौम। अच्छा। आप मतलब एक जमाना ऐसा आया था एक वक्त कि जब पेशावर में एक साइड में पश्तो फिल्म लगी है, एक साइड में राम जाने लगी है। ठीक है। अब राम जाने में 3 लोग बैठे हुए हैं, और जो पश्तो फिल्म है उसकी टिकट नहीं मिल रही, वो हाउसफुल चल रहा है। हमारी गुडलक ये है कि एक तो हमारी कौम परस्त है और सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा। मतलब दूसरी हमारी गुडलक जो है कि पूरी दुनिया में पश्तो जुबान का कोई गाना हो या कोई ड्रामा हो या कोई फिल्म हो, वो कहीं नहीं बनती सिवाय पाकिस्तान। ये भी है। यस। ये बड़ा फैक्टर है। तो हमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये भी है कि रीजन यही है हमारा। रीजन यही है। अच्छा सर, एक जो फैक्टर मेरे दिमाग में है वो ये है कि आप लोगों ने जो है ना मल्टीप्लेक्सेस और सिनेप्लेक्सेस का रुझान नहीं बनाया वहाँ पे। उधर अभी भी सिंगल स्क्रीन वाली मूवी, और उसका टिकट भी सस्ता है। और हमारी आवाम क्योंकि गरीब है, हमारा मुल्क गरीब है, तो वो मूवी का बजट और जो उसकी टिकट की सेलिंग है वो इस्तात के मुताबिक रखी हुई है। एक उर्दू अंग्रेजी सिनेप्लेक्स की फिल्म के लिए आपको 2-3 हज़ार का खर्चा पर पर्सन करना पड़ता है। और वो भी शोबाजी में अब आ गया है कि भी आपने ये पॉपकॉर्न लिया है और ये वाला आपने नगेट्स का पैकेट लिया है, और ये मतलब फिल्म से ज्यादा अब इस चीज की वैल्यू है कि आप क्या पहन के जा रहे हैं। और ये और मैंने अभी पिछले दिनों एक फिल्म देखी, आप यकीन कीजिए कि मेरे और 2-3 लोगों के अलावा सारे लोग अपने मोबाइल से फिल्म बना रहे थे, फिल्म देख नहीं रहे थे, वो उसको शूट कर रहे थे सेल में से। आपको लगता है कि सोशल मीडिया और ये जो सेल फोन ने तबाह किया? ये सब इन्होंने ही तबाह किया। ये जो जाके शूट करते हैं ना, फिल्म शूट करके ले आते हैं और दूसरे दिन आपको वो नेट पे मिलना शुरू हो जाती है। ओके, सबसे बड़ी बर्बादी यही है। और सिर्फ फिल्म नहीं है, ये कॉन्सर्ट्स में भी यही होता है और हर चीज में। हालांकि वही कॉन्सर्ट आपको पता है वो इतने बड़े बड़े उन्होंने कैमरास मंगवा के उसको फिल्म कर रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे वहाँ लाइव बैठे होते हैं। मैं जैसे जाऊँ, मैं लाइव दिखा रहा हूँ अपने
दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, सबको लाइव दिखा रहा हूँ। ओके, और ये सीक्रेट्स होते हैं हमारे, ये सब सीक्रेट्स अगर ये नहीं बताने चाहिए। हाँ, ये नहीं। मुझे तो इवन बिहाइंड द सीन्स जो है से भी इख्तलाफ है कि फिल्म का एक चार्म होता है। मैं अक्सर लड़ रहा होता हूँ अपने सेट पे, अपने प्रोड्यूसर्स के साथ जी, कि यार ये जो लोग वीडियो बना रहे हैं, इनको मना करना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही है, आपका काम है, आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो लाखों रुपए, वो फ्री में भिजवा रहे हैं, इनको रोको, इनको मना करो। सर अभी तो ये ट्रेंड बन गया कि जो प्रोजेक्ट है उससे डबल पैसा मार्केटिंग और पीआर में लगाना पड़ता है। खुद टीम्स हायर करनी पड़ती हैं कि ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर ये चीजें वायरल हो और प्रोजेक्ट से पहले हो। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, उन्हें पता होता है कि प्रोजेक्ट ने फ्लॉप होना, तो वो उसकी मार्केटिंग ऐसी कर देते हैं। अभी कुछ रिसेंट ईद पे भी फिल्में आई, उनके साथ यही हुआ कि लोगों ने उसके बारे में इतने वो बना दिया ना, एक फसाड बना दिया कि भाई ये तो पता नहीं क्या होने वाला है, और जब फिल्म आई तो वो एकदम से बैठ गया। बिल्कुल, आपने फेस किया ये चीज? वैसे पश्तो में, हमारी पश्तो में तो नहीं होती ना ये सोशल मीडिया ज्यादा तो नहीं इन्वॉल्व है पश्तो में। नो पश्तो असल में अब सिनेमा ही कम रह गए। पश्तो सिनेमा आपने अपग्रेड नहीं किया, जबकि HD पे पश्तो फिल्म अगर पाकिस्तान की कोई रिलीज हुई थी पहली साल तो वो पश्तो थी। अच्छा, HD पहली पश्तो फिल्म बनी। अच्छा जी। फिर उसके बाद उर्दू पंजाबी इन्होंने शुरू किया, पहली पश्तो फिल्म बनी, ये क्रेडिट है हमें। लेकिन जो हमारा सिनेमा है, सिनेमा नहीं रहा हमारे पास। हर चीज को आपको हर रोज, बल्कि अब तो ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में तो हर रोज आपको सुबह उठ के अपडेट होना पड़ता है। एक दिन भी पीछे रह गए तो गए आप। सही है। ओके, हमारे सिनेमा के साथ पेशावर में सिर्फ यही हुआ कि सिनेमा अपडेट नहीं हुआ, उसका प्रोजेक्टर, वो हर चीज से वही जो 60-65 में बनी थी, अच्छा वही चल रहा है, वही सारा कुछ चल रहा है। जबकि आप कभी आए इस्लामाबाद, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन आपको किसी सिनेमा पे टिकट नहीं मिलेगी, और सब के सब पठान फैमिली ने बुक की होती। सब पठान दोस्त यार आए होते हैं, स्वाद से आए होते हैं, नौशहरा से आए होते हैं, पेशावर से, मर्दान से, वो सब बेचारे वहाँ जाते हैं फिल्म देखने के लिए, क्योंकि उनकी तफरीह का जरिया ये है। और वो उसको एक एडवेंचर के तौर पे भी लेते हैं कि अभी तक मैं देखता हूँ कि मेरा ख्याल पश्तूनी अवाम है जो बैठ के दस्तरखान पे अभी भी खाना खा लेते हैं। बिल्कुल, जमीन पे बैठ हम लोग तो अब वो छुरी कांटे से भी निकल के आगे चले गए ना, अपने अपने कमरों में, मतलब इवन के बाप और बेटे के दरमियान व्हाट्सएप पे अब गुफ्तगू होने लगी, एक घर में रहते हुए। एक घर में। आपके बच्चों में है ये? नहीं, आपने नहीं सिखाया? वो सीधा आके दरवाजा नॉक करते हैं। अच्छा। और आपके अपने जो पेरेंट्स थे उनके जमाने में तो ज़ाहिर ये चीजें नहीं थी, तो आप लोग कितने कनेक्टेड थे एज अ फैमिली? वो हमें 3 टाइम का कम से कम नाश्ता एक साथ करना होता था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। अच्छा, ये एक ही दस्तरखान पे, कोई उधर नहीं बैठा, कोई उधर नहीं बैठा, कोई नो, सब एक साइड, माँ बाप से लेके औलाद तक सब एक ही दस्तरखान पे होते थे। और ये डेली होता था? ये डेली। तो आप देखें ना फिर वो ताल्लुक क्या होगा, क्या रिश्ता होगा डेली, क्या गेम्स क्या की, कहाँ गए थे, कहाँ वक्त गुजारा, क्या पढ़ाई की, क्या कुछ किया, यूं किया, वो सारे पूरे दिन का शेड्यूल जो था वो उनको मिल जाता था। सर आजकल की जो नस्ल है जेन ज़ी जिसको कहते हैं ना, मैं इसलिए ये प्रोग्राम में उनका जिक्र ज़रूर करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर बहुत इल्ज़ाम आ रहा है कि ये लोग मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं, ये नई नस्ल जो है ये मतलब डिप्रेशन का शिकार है, और ये वो कसूरवार कौन है? हम लोग हैं ना, ये बच्चे तो हमारे हैं, हमने इनको कुछ सिखाया नहीं। जब माँ बाप खुद टिकटॉक पे लगे हुए हैं तो इन बच्चों की क्या ट्रेनिंग वो करेंगे? असल में बिजी हो गए सब, एक दूसरे को अब वो भी नहीं कर सकते। माँ बाप कमाई में इतने रेस लगा रही, उन्होंने शुरू कर दी कि बच्चों को वक्त कब दे। जी। अब जब बच्चों को वो वक्त नहीं देते तो फिर वही रिएक्शन होता है बच्चों का, बच्चे फिर उनको वक्त नहीं देते। ठीक है, जबकि दोनों का एक दूसरे को वक्त देना बेइंतहा जरूरी है, बेइंतहा लाजिम है, एक मुसलमान होने की हैसियत से लाजिम है कि बाप उनको लाइफ के बारे में एक तरतीब बताता है, एक किस्से सुनाता है नबियों के, पैगंबरों के, इस्लाम में एक बाकी जो हमारे हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर उनके बारे में, अपने कल्चर के बारे में। तो ये घंटा 2 घंटे ये लाजमी होने चाहिए अपने बच्चों के साथ।
जबकि अब बहुत कम लोग वो करते बहुत हैं। कम है ये। हाँ। और इसका ब्लेम बच्चों पे दे रहे हैं, वो ये भी बात सही नहीं है। हाँ। और मुझे ये लगता है कि बच्चों की जो पहला मर्द और पहली औरत जो उनको जो जिसको वो इनकाउंटर करते हैं वो उनके माँ और बाप होते हैं। बिल्कुल। मतलब औरत क्या है वो अपनी माँ से सबसे पहले सीखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाप से वो करते हैं। बच्चे। अब जब जाहिर है माँ बाप टाइम ही नहीं देंगे तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे फिर बाहर वो मोहब्बत और दोस्ती ढूंढते हैं, उसमें वो फिर गलत बेराह रवैये का शिकार होते हैं। उसके बाद अगर वो मोबाइल पे इन हो जाते हैं तो वो बेचारे वो कसूर नहीं होता। अच्छा, फिर कई दफा माँ बाप को जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो याद आता है कि वो ये तो मेरी औलाद है और ये मेरी बात सुने। उस वक्त तक वो बच्चा बिगड़ चुका होता है, हाथ से निकल चुका होता है। फिर कहते हैं जी बच्चे बदतमीज हो गए। जेन जी से ज्यादा मैं समझता हूँ कि देखें, आपने भी एक जिंदगी गुजारी, हमारी जनरेशन ने भी गुजारी, लेकिन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया के हालात की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जेन जी से ज्यादा इंफॉर्मेटिव जनरेशन कोई भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनको लैक क्या कर रही है चीज़ कि उनको तरबियत, उनको एक रास्ता दिखाना या उनकी एक जो नशोनुमा है उसमें हेल्प करना, वो ज़ीरो हमने कर दिया है। इसीलिए मतलब मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ और आपके प्रोग्राम की वजह से भी कहूँगा तमाम पेरेंट्स से कि कम से कम एक वक्त का खाना अपने बच्चों के साथ कर ले, बस। बड़े बेसिक सी आपने बात की है ना? एक वक्त का खाना बस, क्योंकि खाना जो है वो सिर्फ खाना नहीं है, बातें होती है, एक मीटिंग होती है और एक ह्यूमन टच है ना, आपका एक ह्यूमन कनेक्शन है, वो अब चला गया सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ। मतलब बच्चों को मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ, एक्टिंग भी पढ़ाता हूँ, मेरे मतलब जेन जी से बहुत ताल्लुक है। बच्चे अलोन है बहुत। हाँ, अकेले हैं। उनके दोस्त हैं लेकिन वो फेसबुक फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। हाँ। रियलिटी में उनके बाद तो वो मुझे, जब मैं उनसे जरा, हालांकि मैं उनकी कोई मतलब मेरी वो औलाद नहीं है, लेकिन जब मैं उनको थोड़ा सा सहारा देने की बात करता हूँ वो अपना दिल खोल के रख देते हैं। मैं कहता हूँ ये चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं कर पा रहे। मैं अक्सर अपने पठान जितने भी मेरे प्यार करने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, तो उनसे मैं एक अर्ज जरूर करता हूँ कि रब ने आपको बहुत हैसियत दी होगी, बहुत पैसा दिया होगा, बेइंतहा सुकून आराम दिया होगा, लेकिन अपने बच्चे को और उसकी तरबियत ये खुद करें। आप किसी मुलाजिम के हवाले नहीं करेंगे उसको। बिल्कुल। ओके, मैं रात को 2 बजे शूटिंग से आता हूँ। ठीक है जी। मेरा 4 साल का बेटा है, उसको चॉकलेट चाहिए। सो आसपास सब मार्केट्स बंद है, एक पेट्रोल पंप खुला है, मैं थका हारा उसके साथ चल पड़ता हूँ। अच्छा, उसकी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि उस चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, जो भी चाहिए। लेकिन मैं अपने मुलाजिम को नहीं उठाता कि इसको जरा लेके जा। नो। ये बहुत अच्छा करते हैं। ये मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, तो उसको तरबियत मेरी होगी, मेरे मुलाजिम की नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपने बच्चों को कम से कम इस हद तक अपने उसमें रखें। अगर आप कल को रोना नहीं चाहते तो, अगर आप अपनी आखिरी उम्र या बुढ़ापे की उम्र इसको बेहतर चाहते हैं तो अपनी औलाद को बेहतर कर लें, उनको अपने साथ मिला लें, बस। भूख प्यास तक नहीं करती। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? आप कहाँ बिजी हैं? प्रोजेक्ट्स क्या हैं? और उसके अलावा निजी जिंदगी में क्या हो रहा है? आजकल बस सिर्फ बच्चों के साथ छुट्टियां गुजार रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। अच्छा। क्योंकि काम थोड़ा सा कम है ये, बिकॉज गर्मी की वजह से, और कुछ मैंने खुद ड्रॉप किया हुआ, 3-1 महीने का ब्रेक लिया हुआ है, बिकॉज के मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खैरियत है सर? हाँ यस सर। अच्छा। गर्मी का मौसम मेरे लिए जरा, अच्छा आपको वो पसंद नहीं है? अच्छा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं। लाहौर की गर्मी तो, ओहो, लाहौर क्या, पूरे पाकिस्तान की गर्मी इस वक्त तो कमाल। ग्लोबल वार्मिंग ने खराब कर दिया सारा ना माहौल जो है। तो कैसे आप स्पेंड कर रहे हैं टाइम? मतलब एंजॉय कर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। यस, मतलब मैंने कहा ना कि मेरा 4 साल का एक बेटा है। हाँ, बस मेरे लिए वो बहुत है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, इन दी एंड मुझे बताइए कि इस लम्हे से आगे की जिंदगी जहांगीर खान जानी कैसे गुजारना चाहते हैं? असल में ऊपर के जो पार्ट्स है ना, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, हर पार्ट्स में आपको अल्लाह ताला ने एक एनर्जी का लेवल रखा है। जी जी, जो उस उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, ठीक है जी, वो ऊपर जाता है। ये जो बुढ़ापे का एक लफ्ज है ना, या एज 50 से अबव हो जाए, जी जी, तब आपको अब कुदरत रिवर्स करना शुरू करती है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है आपका। जी ओके, जी, कुदरत अपनी चीजें वापस लेना शुरू कर देती है। अच्छा। सो इसमें केयर करो बहुत ज्यादा कि वो जा रही है चीजें। ओके, अब जो चीजें आपने अडॉप्ट की जमाने से, नेगेटिव, बुरी, अब उनमें से आप ड्रॉप करना शुरू कर दो।
सही है मैं समझ Okay? रहा हूँ। ठीक है। आप उनमें से एक एक चीज ड्रॉप करना शुरू जैसे कर वो दो, आदतें आपने अपनाई थी इसी तरह आप उनसे किनारा कशी। किनारा कशी कर दे। हाँ, कुदरत अपना हिस्सा वापस ले रही है। क्या बात है। सो तुम्हारा जो था वो तुम वापस करो। और ये प्रेपरेशन है आपकी रब के पास वापस जाने की वापस भी, कि जाने इसी तरह ही वो चीज़ वो है। मतलब आप वापस उसी में आ जाएंगे ना। हाँ, कि जब आप वापसी के उस मोमेंट पे पहुंचे तो आपके पास सिर्फ वही हो हाँ, जो आपने अल्लाह के हजूर लेके जाए। हाँ, जितना बोझ उठा सको भाई। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो आप इस तरह आप कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ ये सब। किया हुआ, बिल्कुल सही। और ये अच्छा जा रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का जो मैं इस एज में मतलब रब ने इतनी सेहत अता की है, माशाल्लाह। तो उसकी वजह सिर्फ यही है। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि आपने पहले तो बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि जेन जी जो नए बच्चे हैं, नई नस्ल है, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए कि वो क्या ज़िंदगी गुजारें जिससे उनको कोई ऐसी नसीहत करें जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मतलब ये जो दौर है और वो जो हमारा दौर था, तब समझाना पड़ता था। अच्छा जी। तब समझाना पड़ता था, अब बताना पड़ता है। और बताने की अगर मैं बात करूं तो आज की जनरेशन हमसे बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। उनको सब चीजों का पता है, बस सिर्फ एहसास करना सीख ले। पता आपको सब कुछ है, एहसास नहीं है। एहसास करना सीख लो तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं ये सेंसिटिव होकर अपनी चीज़ें जो इर्द गिर्द की उनमें जो माहौल है उसमें कनेक्शन अपना बनाए, उससे सीरियस हो जाए उससे। हाँ, ये तो है। थोड़ा सा ये भी है ना, क्योंकि बच्चे थोड़े से इलेक्ट्रॉनिकल है ना, तो इनकी सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। मतलब अगर इनको कोई चीज़ पे दुख होता है तो ये कहने की बजाय या इजहार करने की बजाय कि इमोजी बना देते हैं, रोने वाली वो शक्ल वाला इमोजी। वो समझते हैं हमने अपना हक अदा कर दिया। लेकिन कहना ज़रूरी है, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब ये प्रैक्टिकल में आता है, देना जरूरी है ना। और दोस्तियां खत्म हो गई हैं, ताल्लुकात खत्म हो गए। आप प्रैक्टिकल रहो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बात है सर। ये तो नशिस्त बड़ी छोटी सी थी, मतलब मेरा टाइम ही इतना है ना, हालांकि वही अब बातों में पता ही नहीं चला कि वक्त भी मतलब जो है वो आ जाता है उसमें। लेकिन सर एक बात है कि आप जैसे खूबसूरत एक्टर हैं, जैसे आप ज़बरदस्त इंसान हैं, वैसे ही आपकी सोबत में बैठ के जो है ना इंसान सीखता है। और मुझे ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी है कि आपने जो ये मुझे वक्त दिया है, इसमें मैंने आपकी जो मुलाकात करवाई है लोगों से, आई थिंक आप भी समझते होंगे कि ये एक ज़रा डिफरेंट नौइयत का इंटरव्यू। नहीं, मतलब डिफरेंट नौइयत भी थी। और ये था कि वो क्वेश्चन आपने, ये अल्लाह का शुक्र है, वो रिवायती नहीं किए। हाँ, है ना। हाँ, वो मुझे आदत इसलिए नहीं है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर लेते हैं ना। लेकिन मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि हमारी हर नस्ल, हर तबके के लोग इन इंटरव्यूज से कम कम ये सीख सकें कि आप जैसे बड़े लोग या आप जैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हुए लोग जो हैं, वो भी कभी कुछ नहीं थे। और कुछ नहीं से सब कुछ बनना ये इतना आसान नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। बहुत मुश्किल पिसना पड़ता है, थोड़ा सा वो करना पड़ता है। और आप तो उसकी जिंदा मिसाल हैं। आपकी सीट पे कितने लोग यहाँ पे जब भी आते हैं हर वीक में, तो हम उनसे यही इसलिए बातें करते हैं कि वो अपना तजर्बा शेयर करें लोगों को, सिर्फ ग्लैमर को ही ना हम बेसिक बनाएं, क्योंकि आपने एक इंसान के तौर पे भी तो जिंदगी गुजारी है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तो तशरीफ लाए। मेरा तो बड़ा दरीना ख्वाब पूरा हुआ कि मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, आपसे गुफ्तगू की। और इंशाल्लाह आप फ्यूचर में भी सर प्लीज़ हमें एंटरटेन करते रहें। कभी आपने खैर बात नहीं कहना ये एक्टिंग को और इन चीज़ों को, जब तक है जान आपकी आपने वो करना है। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आई होप कि हमारे जो लोग हैं उनका गिला पूरा हो गया होगा कि जहांगीर जानी जो है आपने उनको नहीं बुलाया। सर थैंक यू सो मच सर, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत सारी दुआ है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।